हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 प्रोबेबिलिटी, जो कि काफी बच्चों की डिमांड था कि सर प्रोबेबिलिटी से आप पहले क्वेश्चन बना लीजिए, फिर बाकी के चैप्टर बनाइए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को समझ में तक नहीं आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसी से स्टार्ट करेंगे। और लेकिन हमने कुछ इस तरीके से इसका डिजाइन किया है कि हमने सभी क्वेश्चन लेके आए हैं, एनसीईआरटी के भी हो गए और जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम लेके आए हैं, वो भी नंबर वाइज हमने करके लेके आए हैं। अंक फर्स्ट मतलब एक नंबर में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर वाले, फिर 5 मार्क्स वाले। तो वो भी इसमें पार्ट 1 बन पाया, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाता है, फिर आप लोग को बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने बस 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये वाला जो पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर 13.1 पूरी कवर हो जाएगी। आप इस लेक्चर को देख लोगे तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हमें और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूरा लेक्चर समझ लीजिए, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसका। तो 13.1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसके अंदर हमने थोड़ा वीडियो को छोटा करने के लिए हम इसका पहले से सॉल्यूशन भी ले, बस रिवीजन के लिए ही आपका। आप ये पूरा रिवीजन कर सकते हो उसको देख देख के, और हम आपको समझाते रहेंगे तो आपको ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या स्टार्टिंग कहाँ से है? तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो प्रोसीजर केमिस्ट्री क्या होता है, सैंपल स्पेस, जो कि पहले से हम आपको बता चुके हैं। जितने भी जो भी कुल संभावना होती है उसी को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे कि एक सिक्के को एक बार उछाला, मतलब एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो हर किसी को पता है। और इसके अंदर कितने कितने अवयव हैं, मतलब कितने लोग हैं, तो 2 लोग हैं इसके अंदर। तो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि एक बार उछाला है ना, तो मतलब 2 संभावना है, तो उसके ऊपर 1 पावर, तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होगा, 2। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछाला तो क्या हो सकता है, देखो एक सिक्के को 2 बार उछाला है लिखा हो, या फिर पेपर में क्या लिखा हो, 2 सिक्के को 1 बार उछाला जाए, तो इन दोनों की बात एक ही होती है। देखो बेटा, ऐसा समझो, एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावनाएं 2 आती हैं। कितनी बार उछाला उतनी पावर लगा लो, उतनी क्या लगा लो, पावर। 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा, 4। 4 केस होंगे, कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। हो सकता है देखो बेटा, पहले पर भी हेड है, दूसरे पर भी हेड है, दोनों पर हेड आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है पहले पर हेड है, दूसरे पर टेल है, ये तो हो सकता है। और हो सकता है कि पहले पर टेल है, दूसरे पर हेड है। हो सकता है कि दोनों पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। बस इसके अलावा कोई संभावना नहीं हो सकती। अब देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाले, इसका सेंस क्या हुआ, 3 बार उछालने का क्या मतलब हुआ कि तीनों पर हेड आ जाए, या फिर ऐसा होता है 2 पर हेड है, 1 पर टेल है। अब देखो ध्यान से, अब हम इस टेल को घुमाएंगे, देखो ध्यान से समझना। इस टेल को हम सबसे पहले बीच में ले आएंगे, देखो बीच में ले आए यहाँ पर, तो दोनों बार हेड आए, बीच में टेल आया, ठीक है। और फिर दोनों बार हेड आए तो सबसे आगे टेल लिख दिया। मतलब क्या हुआ, इतने तीनों केस में 2 बार हेड आए, 1 बार टेल आया। तो इस टेल को हमने घुमा दिया, फर्स्ट पे पहले तो बीच, पहले लास्ट में लिखा, फिर बीच में, फिर सबसे आगे। इस तरीके से इसको हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यही काम इधर किया। अब हमने 2 टेल लिए और 1 हेड लिया, ठीक है। तो अब इस हेड को हम घुमाएंगे, बीच में ले आएंगे, फिर इस हेड को कहाँ ले आएंगे, सबसे आगे। बीच में हेड आ गया और यहाँ पर क्या हुआ, सबसे आगे हेड आ गया। तो 2 टेल वाले सवाल कितने हो गए, 3 लोग हो गए, फिर एक तीनों टेल हो गए। और बल्कि कैसे पता चलेंगे, इसके अंदर 8 लोग आएंगे। ये चीज आपको हमने अभी क्या बताई, कितनी, देखो एक सिक्के को उछालते 2 संभावना होती है, और कितनी बार उछाला है, कितनी बार उछाला है, 3 बार उछाला है, इसलिए 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। तो इसकी 8 केस देखो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर हो चुका हुआ है। अब आगे समझते हैं। एक पासे को एक बार फेंका, मतलब एक बार फेंकेंगे तो पासे पर क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक, तो कुल संभावनाएं को ही सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, एक पासे को कितनी बार फेंका हम लोगों ने, 2 बार फेंका, या फिर 2 पासे को 1 बार फेंका, इन दोनों का बात एक ही होती है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, 10th में आपने अच्छे से सीखा है। तो पहले देख लेते हैं, देखो बात समझो। एक पासे को फेंकते हैं तो 6 के साथ है, कितनी बार फेंका, 2 बार फेंका, तो 6 की पावर 2 कितना होगा, 36, ठीक है। तो इस तरीके से इसका निकल सकता है। और 36 कैसे कैसे बनेगा, जो चीज हमने यहाँ पर लिख दी है, कैसे देखो, पहले तो हमने 1 लिखा, ठीक है, फिर 1 को हम इकट्ठा मतलब 1 ही लिखते रहे। पहले वाले प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1। फिर सेकंड प्लेस पे हमने गिनती चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसी प्रकार। अब फर्स्ट प्लेस पे तो हमने 2 लिख दिया, अब सेकंड प्लेस पे फिर गिनती चालू कर दी, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार हमने क्या किया, पहले पे 3 लिख दिया, और फिर सेकंड पे फिर हमने चालू कर दिया 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से कितने हो गए, 36 हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 पासे को फेंका जाता है। यदि हम 3 पासे को फेंकते तो क्या होता, देखो बेटा, 3 पासे को 1 बार फेंकते, या फिर एक पासे को 3 बार उछालते, ठीक है, कितनी बार, 3 बार फेंकते, तो ये क्या होता, देखो बेटा, 6 एक के स्तर होते, 3 बार फेंका जाएगा तो कितनी पावर आ जाएगी, 3। और 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। तो इतने केस होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, आया हुआ है, ठीक है, उसको करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, छठा केस क्या है, एक पासे तथा एक सिक्के को उछालें। एक देखो, पहले तो पासा फेंका जा रहा है, पासे पर क्या आता है, 1 से लेकर 6 तक, और सिक्के पर क्या आता है, हेड और टेल। अब देखो दोनों कंबाइंड कैसे करेंगे, एक पासे को फेंका तो पहले पे तो फर्स्ट क्या आएगा, देखो 1 2 3 आएंगी, तो उसके साथ साथ क्या आ सकता है, सिक्के पर क्या आया, हेड आया, तो पहले पर देखो 1 आएगा तो दूसरे पर हेड आएगा, 2 आएगा तब भी हेड आ सकता है, 3 आया तो पहले फिर हेड आ सकता है, 4 आया तो तब भी हेड आ सकता है, 5 हेड, फिर 6 हेड।
अब अगली बार क्या हो सकता है, 1 के साथ टैल भी तो आ सकता है, 2 के साथ टैल भी तो आ सकता है, 3 के साथ टैल भी तो आ सकता है, 4 के साथ टैल आ सकता है, 5 के साथ टैल आ सकता है, 6 के साथ टैल आ सकता है। तो इस तरीके से इसके केस कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। क्या दे रखे है, लिखे हैं आगे, 1 मिनट, इसको देखते हैं। अगला देखिए 7 वाला क्या है, इसको ध्यान से समझिए। 7 पोजीशन क्या कहती है, एक पासे को फेंका, किसको फेंका, देखो ध्यान से देखना, एक पासे को फेंका, पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। अब ध्यान से देखना, एक पासे को फेंका, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, किसका गुणज है, 3 का गुणज का मतलब समझ में आता है, देखो 3 का गुणज का मतलब ये होता है कि 3 का पहाड़ा, 3 का गुणज मतलब ये देखो, ये वाला बॉक्स बना रहा दिखाई दे रहा होगा आपको, ये 3 आया है और यहाँ पर क्या आया है 6, 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंकना, मतलब कि 3 और 6 आ जाए, जैसे हमने बात समझो, पहले बार मतलब पासे को फेंका तो 3 आया या 6 आया, फिर हम पासे को फेंकेंगे, ठीक है। और फिर आगे का क्या कहा, यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है, कोई और संख्या का क्या सेंस हुआ, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 5 आ जाए, तो एक सिक्के को उछालते हैं, किसको उछालते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं। यदि 1 आया तो सिक्के को उछालेंगे तो हेड और टेल आ सकता है, 2 आया तो भी हेड और टेल आ सकता है, 4 आया तो भी हेड टेल आ सकता है, 5 आया तो हेड और टेल आ सकता है, लेकिन 3 आया, ध्यान से सुनना, 3 आया तो क्या आएगा, तो हमें एक पासे को फेंकना है, पासे को फेंकेंगे तो कितने केस हो जाएंगे, 6 केस और हो जाएंगे, ठीक है। 6 के बाद भी कितने केस हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। इसी चीज को हमने पहले लिखा, 3 के साथ हमने देखो पूरे 6 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, देखो पहले पासे पर 3 आया तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, दूसरे पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि हमने पासा फेंका दोबारा बार। यदि 6 आया तब भी पासा फेंका तो इसलिए 6 के भी 6 केस हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि 1 आया तो हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। यदि हमने 2 आया तो भी हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। 4 आया तब भी हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। 5 आया तो तब भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो ये सैंपल इस पे समझ में, इसके अंदर कितने कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, इसे काउंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ चुका है ये। अगला अगला देखते हैं, एक और अच्छा है, देखो इसको समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एक सिक्के को उछाला, देखो अब एक सिक्का है, उसको उछालेंगे तो हेड और टेल आ सकता है। यदि सिक्के पर चित प्रकट हो, चित का मतलब होता है बेटा हेड, चित का मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है। चित प्रकट हो तो सिक्के को पुनः फेंकते हैं, यदि हेड आया तो फिर हम पुनः फेंकते हैं सिक्के को, तो हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है, ठीक है। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, पट का मतलब होता है टेल, पट का मतलब क्या होता है, टेल, टेल प्रकट होता तो एक पासे को फेंकते, यदि टेल आया तो हम किसको फेंकेंगे, एक पासे को, तो कितनी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, तो हेड आया तो पहले एच कोमा एच बनेगा, देखो पहले एच कोमा एच, फिर एच कोमा टेल टी बनेगा, ठीक है, फिर टी कोमा 1 बनेगा, फिर टी कोमा 2 बनेगा, टी कोमा 3, टी कोमा 4, टी कोमा 5, टी कोमा, इस तरीके से इसका सैंपल स्पेस होगा। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर हो चुका है कैसे करना होता है। अब देखो स्टार्ट कर लेते हैं, आपका 12th का टॉपिक क्या है, सह प्रतिबंध प्रायिकता, जिसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसका क्या सेंस है, बस इसका फार्मूला समझ लो तब भी आप कर लोगे। एक इसका एक अंडरस्टूड होता है कि आप समझ समझ के सवाल कर सकते हो, लेकिन आप समझो भी नहीं तब भी आप इसका एक बस फार्मूला आप समझ लो। ये फार्मूला आएगा कहां से, इसका डेरिवेशन हम लोग को अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सवाल लगाना सीखना है इसके अच्छे से, ठीक है। तो याद रखो, पी ई अपॉन एफ का पहले मतलब समझ लो, पी ई अपॉन एफ का मतलब क्या होता है। देखो ई घटना जो होती है ना, इसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी होती है जब एफ घटना घटित हो जाए। देखो ये चीज हमने ऊपर लिखा है, यदि ई तथा एफ किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित घटनाएं, मतलब कोई सैंपल स्पेस है उसमें से कोई ई और एफ कोई दो घटनाएं हैं, तो ई की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है जब एफ घटना घटित हो चुकी हो। देखो बात समझो, जो घटित हो चुकी है ना उसको नीचे लिखते हैं, और जो घटना निकालनी होती है ना उसको ऊपर लिखते हैं। मतलब कि जो पी ई अपॉन एफ का मतलब आपको बता देते हैं क्या मतलब है। ई और एफ की जगह ए और बी भी आ सकता है, जो ऊपर लिखा जाता है ना उसे हमें निकालना होता है, मतलब इसकी प्रायिकता में ज्ञात करनी होती है, ठीक है, निकालना होता है, मतलब प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। और ये चीज जो एफ होती है ना, ये घटना गिवन होती है, मतलब ये दिया हुआ होता है, ठीक है। ये वाली घटना क्या होती है, दिया होता होती है, ठीक है। नीचे वाली घटना दी रखी होती है और ऊपर वाली घटना को निकालना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखो, पी ई इंटरसेक्शन है, मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन है, और अपॉन में क्या आएगा, जो नीचे है ना उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। और बल्कि हम आपको बता देना इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको होता है कि अनुकूल परिणाम, लेकिन नंबर वो ई इंटरसेक्शन है अपॉन कुल परिणाम नंबर ऑफ एफ, बटे में नंबर ऑफ एफ, एफ के अनुकूल परिणाम बटे नंबर ऑफ एस, सिंपल स्पेस, ये और ये कट गया, तो सीधा सीधा इसको एक कन्वर्ट कर सकते हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एफ।
तो इससे थोड़ा सवाल जल्दी हो जाता है, लेकिन हम इससे नहीं करना है, हमें पेपर में थोड़ा लॉन्ग तरीके से करके दिखाना होता है, इसीलिए बस एक प्रोबेबिलिटी का ही हम यूज करते हैं। लाइक पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी है, ठीक है। और ये और बात आपको पता है कि इसकी किसी की भी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज्यादा होती है और 1 से क्या होती है छोटी। क्लास 10th में आपने अच्छे से सीखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का क्या सेंस है। वैसे ये उल्टा यहाँ पे लिख रखा है, यदि हम एफ को ऊपर लिख दें, ई को नीचे लिख दें, इसका सेंस थोड़ी बदल जाएगा। देखो नीचे वाली जो घटना होगी ना, उसको आपको दे रखा होगा, एफ घटना यहाँ पर घटित करनी है, मतलब एफ घटना को आपको ज्ञात करना है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ लिखो या फिर एफ इंटरसेक्शन ई लिखो अपॉन में पीई। और जबकि जो नीचे वाली चीज है कोई भी 0 नहीं होनी चाहिए, बस वो चीज हमने, ठीक है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। यदि बात समझो, यदि आपसे ये कह दिया जाए कि कोई एक घटना हो गई, मतलब कि कोई भी सी भी घटना हो गई, तो बताओ सैंपल स्पेस की घटना की प्रायिकता कितनी है। तो सैंपल स्पेस की घटना की प्रायिकता तो एक ही होगी ना, और या फिर यहाँ पर ऊपर खुद भी आ जाता तब भी उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक, ठीक है। और बात समझो, किसी की प्रायिकता नहीं पूछी जाए, कोई घटना घटित नहीं हुई हो, तो क्या करोगे, 1 में से वो घटना घटित हुई हो उसे घटा दो, तो उसकी आपकी प्रायिकता निकल आती है, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ई डैश का मतलब ये होता है किसी की प्रायिकता घटित नहीं हुई है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कुछ सवाल है, जैसे ये देख लो, इस चीज को आप अभी ना समझो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एफ डैश अपॉन ई लिखा है, तो इसमें क्या 1 माइनस पी एफ अपॉन ई लिखा है, ठीक है। अभी ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आगे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। 5वां पॉइंट, पी ए नहीं का मतलब क्या होता है, पी ए नहीं का मतलब होता है पी ए डैश, इसका मतलब होता है 1 माइनस पी ए, मतलब एक में से वही प्रायिकता घटा दो जिसकी नहीं पूछी गई, तो उसका आपका नहीं वाली निकल आएगी। मतलब कि 1 में से उस प्रोबेबिलिटी को घटा दो, उस घटना को घटा दो, तो आपका जो वो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता आ जाती है। देखो सीधी सी बात है, ए डैश का मतलब होता है 1 माइनस पी ए, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। और ये आपका क्लास 11th का फॉर्मूला है, बस एन करके आपने लिखा था, बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख दिया है। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब इसको भी थोड़ा समझ लो ध्यान से, ए तथा बी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी नहीं। देखो तथा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और या का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी नहीं का मतलब क्या हो, बी के ऊपर डैश। तो ये कहां से आया फार्मूला, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो, ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं ना, ये 13.2 वाली एक्सरसाइज है ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं कहां से आया, पहले एक बार थोड़ा समझ लो जिससे आप लोग क्लियर आ जाए कहां से ये सब चीजें आई हैं, ठीक है। देखो ये ए सेट है, ये मान लेते हैं बी सेट, ध्यान से समझो, ये ए है और ये क्या है, बी। अब देखो पहले ए का मतलब क्या हुआ, ये पूरा वाला ए हिस्सा काउंट कर रहे हैं, ठीक है। कलर है कोई इस तरीके से, हम आपको दिखा दें, ये आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होता है, येलो येलो कलर है, ठीक है। तो ये वाला आपको ए घटना दिखाई दे रही है ना, ये पूरा ये आपको ए घटना दिखाई दे रही है ना, और ए नहीं, बी नहीं, यहाँ पर लिखा है ए तथा बी नहीं। बी नहीं का मतलब क्या होगा, बी को छोड़कर। तो बी को छोड़ने के बाद कौन सा हिस्सा आपको दिखाई देगा, बी को छोड़ने के बाद आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा जो कॉमन हिस्सा है, इंटरसेक्शन भी तो करना है ना, तो ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दिया। अब इस वाले हिस्से को निकाल कैसे सकते हैं ये बताओ, और किस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरे ए में से, मतलब ए पूरे ए समुच्चय में से इस बीच वाले को हटा दो, बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। तो हमने यही काम किया है, पीए में से इंटरसेक्शन को घटा दिया। और इसको याद करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं। याद करने का तरीका ये है, ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर डैश नहीं लगा उसमें से इंटरसेक्शन को हटा दो, मतलब ए में से किसको हटा देंगे, इंटरसेक्शन। जैसे अगला देखो, अगला है ए नहीं तथा बी, तो किस पर डैश नहीं लगा, बी पर नहीं लगा, तो पीवी में से उसके इंटरसेक्शन को घटा देंगे। तो समझ में आ गया इसको, बल्कि इससे आप नहीं समझ पा रहे हो डायग्राम से, तो यहाँ से बस ट्रिक से याद कर लो कि जिस पर डैश नहीं लगा है उसमें से उसके इंटरसेक्शन को घटा देते हैं। अब डी मॉर्गन लॉ देख लेते हैं, लास्ट वाला डी मॉर्गन लॉ है आपका, ए डैश यूनियन बी डैश। इसका मतलब क्या होगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाता है, ये है डी मॉर्गन लॉ। जो यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डैश लगे होते हैं वो होल डैश बन जाते हैं, ठीक है। और इसको कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अभी आपने कैसे निकालना सीखा था, किसी पर भी डैश लगाओ उसे कैसे निकालते हैं, 1 में से उसी को घटा देते हैं। तो 1 में से पी ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया। समझ में आ गया ना, इसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। ये भी डी मॉर्गन लॉ कहलाता है। 10वां पॉइंट कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा, होल पे क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा। अब ये डैश कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो ये कुछ पॉइंट से आपको पढ़ने जरूरी थे, और आप लोगों ने अच्छे से समझ ली होंगी कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, जस्ट इसे ई अपॉन एफ करके लिखा जाता है।
कोई घटना घटित हो जाती है तब दूसरी घटना के निकालने के प्रायिकता को सहप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। ये सब आपका है। अब इससे पहले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बिना तब तक सवाल समझ में नहीं। देखो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी परिचित हो जाओ कि कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखो जैसे पी ए अपॉन बी निकालना है और आपको गिवन क्या है, पी ए का मान गिवन है और पी बी का मान गिवन है। ठीक है, पी ए का मान लिखा, सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, पी बी को ऐसे लिखोगे। ठीक है, फिर पी ए अपॉन बी का पहले फॉर्मूला लिखोगे। पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है कि देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, जो नीचे लिखा हो उसका नीचे की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन का मान तो दे ही नहीं रखा है, तो इंटरसेक्शन को ऐसे लिखे रहने देंगे। तो पीवी का मान कितना दे रखा है, पीवी का मान है 0, तो 0 अपॉन में आया, और किसी के भी अपॉन में 0 होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, सही। समझ में आया आपको कैसे करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर पी बी अपॉन ए, मतलब कि ए अपॉन बी बराबर किसके दे रखा है, पी बी अपॉन ए के बराबर दे रखा है, तो क्या होगा। देखो पी ए अपॉन बी का पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बी अपॉन ए का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन कट गया, क्या बचा, पी बी बराबर पी ए, तो पी ए बराबर पी बी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं जो पी ए आपका 0 नहीं है, पी बी अपॉन ए बराबर कितना है 1, तो पी पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए। तो इंटरसेक्शन मतलब प्रोबेबिलिटी हटा दो, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर है, ए के। तो ये कब संभव है, इधर डायग्राम से समझो। देखो जब हमारा पूरा बड़ा हिस्सा बी हो, उसी का कोई हिस्सा क्या हो, ए, तभी तो उसका इंटरसेक्शन पूरा ए के बराबर होगा, तभी उसका इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तभी तो देखो बात समझो, ए इंटरसेक्शन बी के ए के बराबर कब होगा, जब बी आपका बड़ा हो, ए क्या हो आपका छोटा। क्लियर आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए इंसान है ना वो बी से तो छोटा है ना, अब लेकिन बी का हिस्सा भी होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, ए जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, बी का। समझ में आया, ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, और बी का ही वो क्या है, हिस्सा। ए किसकी डेफिनेशन होती है, सबसेट। तो विकल्प नंबर ए क्या हो गया आपका, सही। ये लगभग आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है। देखो पी ए अपॉन बी ग्रेटर देन पी ए दे रखा है। ठीक है, तब निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चाहिए। देखो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन अपॉन पीवी। अब देखो ये पीवी अपॉन में इधर जाएगी तो कितना जाएगी, गुणा में, तो गुणा में लिख दिया हमने पीवी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमने पी ए जो गुणा में था उसको वापस फिर इधर भेज दिया, अपॉन में ये आ गया। और ये फॉर्मूला किसका होता है आपको पता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, पी बी अपॉन ए का होता है। किसका होता है, पी बी अपॉन ए। तो यही वाला ऑप्शन देख लो बेटा कौन सा सही है, पी बी अपॉन ए ग्रेटर देन पी बी। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। तो ये समझ में आए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो आते रहते हैं, और ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपकी जो विविध एक्सरसाइज होती है, लास्ट वाली एक्सरसाइज होती है, उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो घटनाएं दे रखी हैं और ये चीज आपको कंडीशन दे रखी है। ठीक है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन बराबर पी ए, जिसको हमने पहले यहाँ पे लिखा। और आप देख सकते हो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये उधर गया तो इसका हो जाएगा माइनस का, कट गया। अब देखो पी बी बराबर, इसको उधर भेजा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो और का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। और का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन। इसके गुणा में एक मान सकते हैं, पीबी के गुणा में क्या मान सकते हैं, एक। अब एक मान लिया तो पीवी कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। और ये किसका फार्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीवी। ये क्या होता है, पी ए अपॉन बी बराबर 1। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए, ये भी आपके 1 नंबर के आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो पी ए अपॉन बी पूछा जाएगा आपसे, पीवी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको दे रखा है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो, पहले सॉल्यूशन ऐसे लिखोगे, उसके बाद पीवी का मान आपको लिखोगे, फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का मान लिखोगे, फिर लिखोगे पी ए अपॉन बी बराबर फार्मूला लिखोगे। ये फार्मूला आपको गिवन होगा, मतलब आपको खुद पता होगा ये अच्छे से। पी ए अपॉन बी का क्या मतलब होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पीवी। इंटरसेक्शन का मान आपको ये गिवन है 0.32 है, और पीवी का मान है 0.5। तो आप देख सकते हैं जब ये पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ने के बाद इक्वल हो जाएगा 32/50। ये 2 से काट दे तो 16, 2 से काटा तो कितना है 25। तो आंसर कितना होगा 16/25। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, यदि पीए का मान इतना है, पीवी का मान 9/13 है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/13 है, तो पी ए अपन बी निकालो। पी ए अपन बी का हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद पी ए इंटरसेक्शन बी का मान लिखेंगे, 4/13 दे रखा है, और पीवी का मान 9/13, 13 से 13 घटा 4/9, इसका क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो ये दे रखा है 2 पी ए बराबर पीवी बराबर 5/13। इसी का पहले मतलब समझिए,
इसका मतलब ये है 2PA का भी मान 15 है, 5/13 है, और PB का मान भी 5/13 है। देखो PB का मान तो सीधा 5/13 है, लेकिन यहाँ पर 2A का मान 5/13 है, तो PA का मान कितना होगा? PA का मान 2 का भाग लगेगा तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 26। तो PA अपॉन B का मान कितना दे रखा है? 2/5। PA अपॉन B का मान कितना दे रखा है? 2/5। तो यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? यूनियन। तो पहले तो देखो बात समझो, यूनियन का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है, हमने आपको पहले बताया था। उसके लिए आपको PA पता है, PB पता है, लेकिन इंटरसेक्शन कहीं गिवन है? देखो इंटरसेक्शन कहीं गिवन है? इसमें नहीं गिवन है, तो इंटरसेक्शन निकालना है। वो कहां से निकलेगा? ये चीज आपको गिवन, तो इस गिवन से आपको निकलेगा। PA अपॉन B का फॉर्मूला पहले लगाएंगे, क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये लगाएंगे हम पहले फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जैसे ही लगाएंगे तो PA अपॉन B का मान रखा 2/5 है, PA इंटरसेक्शन B तो लिखा है, और PB का मान कितना है हमारे पास? PB का मान कितना है हमारे पास? देखो 5/13। अब 5/13 इधर गुणा में जाएगा, तो गुणा में आया तो 5 से 5 कट गया, 2/13 इसका क्या आ गया? आंसर। तो इंटरसेक्शन निकला है, इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो P और PV दे रखा था, इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 11/26। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसको एक बार ध्यान से कर लीजिए, आपको कुछ समझ में, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से P और PV पता चल गया, यहाँ से इंटरसेक्शन मिल गया, और यहाँ से A यूनियन B का फॉर्मूले से इसको सीधा सीधा रख दिया वैल्यू, तो आपकी फाइंड हो गई A यूनियन B की वैल्यू। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, यदि A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि A दे रखा है, PB दे रखा है, PB अपॉन A दे रखा है, फिर यूनियन निकालो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ से इंटरसेक्शन निकाल लिया पहले हम लोग ने, इंटरसेक्शन निकाल लिया, देखो देख सकते हो, इंटरसेक्शन हम लोग ने निकाल लिया। देखो ध्यान से, पहले P B अपॉन A का फॉर्मूला लगाया, B अपॉन A का फॉर्मूला लगाया, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, P B अपॉन A का मान दे रखा था 0.6, P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A, P A का मान रख दिया, इसका इधर गुणा किया तो कितना हो गया? 0.2। तो इंटरसेक्शन निकल आया। अब यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे, सबकी वैल्यू रखी, PA की वैल्यू रखी, PB की वैल्यू रखी, इंटरसेक्शन अभी निकाला, उसकी वैल्यू रखी, इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया? 0.96। थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना आप लोग, ठीक है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, जिसके अंदर अब आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चन है, 15 ये क्वेश्चन है, अभी आगे और होंगे। देखो 17 क्वेश्चन लिखे हैं, जो कि कितने नंबर में आएंगे? आपके 2 मार्क्स में आएंगे। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इनको अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। तो जिससे आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे, ये इसमें कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। और फिर 5 मार्क्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए, और आपके पूरा चैप्टर, मतलब पूरी एक्सरसाइज ये 13.1 है, पूरी क्लियर हो जाएगी। अब आपको कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक आपने 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब स्टार्ट करने आ रहे हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 नंबर वाले का पहला क्वेश्चन देखो, ये आपकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। थोड़ा आपको जल्दी से भी आपको खुद जल्दी जल्दी चाहिए इस चीज के बारे में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। यदि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE का मान दे रखा है आपको 0.6 है, PF का मान दे रखा है 0.3 है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो जब इंटरसेक्शन गिवन है। PE अपॉन F का फॉर्मूला, PE अपॉन F का फॉर्मूला आपको पता है, इंटरसेक्शन अपॉन PF। इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है, रखी, और 2/3 इसका आंसर आ गया। पी एफ अपॉन ई का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन अपॉन पीई। तो इंटरसेक्शन का मान दे रखा है, पीई का मान दे रखा है, रखी वैल्यू, और सीधी 1/3 इसका आंसर। ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा कैसे करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, पीए का मान दे रखा है, पीबी का मान दे रखा है, पीबी अपॉन ए का मान कितना दे रखा है? 0.4। अब आपसे पूछा गया है इंटरसेक्शन निकालो, फिर ए अपॉन बी निकालो, फिर यूनियन निकालो। तो सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन तो इससे निकल ही आएगा। पी बी अपॉन ए का पहले हम लोग ने फॉर्मूला लगाया, पी बी अपॉन ए का वैल्यू रखी, पी ए का मान आपको गिवन था वो रखा, इसका जैसे इधर गुणा करेंगे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल आएगी। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है? 0.32। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? पी ए अपॉन बी निकालना है। क्या निकालना है? पी ए अपॉन बी। इंटरसेक्शन अपॉन पीबी होगा, इंटरसेक्शन की वैल्यू अभी निकाली है, पीबी की वैल्यू यहाँ रखी, इसको सोल्व किया, कितना है? 16/25, ठीक है। थर्ड वैल्यू कितनी है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पीबी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का मान इतना है, पीबी का मान इतना है, इंटरसेक्शन का मान कितना है? 0.32। 0 पॉइंट कितना है? 32, जो कि अभी हम लोग ने यहाँ पर निकाला था। इसको सोल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.98। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी सेम क्वेश्चन है। पी ए दे रखा है, पीबी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है, तो हमें क्या याद करना है? इंटरसेक्शन ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए निकालना है। इंटरसेक्शन कैसे निकल आएगा? इससे, ए यूनियन बी के फॉर्मूले से। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ध्यान से देख लो एक बार। ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पीबी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, जो कि यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या दे रखा है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? पी ए प्लस पीबी माइनस का पी ए यूनियन बी। पी ए का मान कितना है? 6/11,
पीवी का मान, यूनियन का मान, तो इससे सोल्व करने पर आपका आंसर आ गया 4/11 जो कि इंटरसेक्शन निकल आया। इंटरसेक्शन निकल आया तो पी ए अपॉन वी निकल आएगा। इंटरसेक्शन अपॉन में पीवी होता है, इंटरसेक्शन की वैल्यू रखी, पीवी का मान रखा 4/5, इसका क्या हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो, पी बी अपॉन ए का मान कितना होगा, इंटरसेक्शन अपॉन पी ए, इंटरसेक्शन का मान 4/11, 6/11, 11 से 11 घटा 4/6, इसको सोल्व करो 2/3। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन। अब ये देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट मतलब पेपर में आया हुआ है, इसके लगातार सेम टू सेम क्वेश्चन है, उनको पहले हम करवा देते हैं। पहले यही क्वेश्चन है, इसका सेम टू सेम अभी क्वेश्चन आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, कभी भी जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसको हमेशा ए या ई नाम दे दिया करो। क्यों? देखो बेटा, आपका ई अपॉन एफ फार्मूला होता है, ध्यान से समझना। इसलिए हम आपको बता दे रहे, थोड़ा जल्दी हो, बल्कि नाम किसी को भी कुछ दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा कहना चाहते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऊपर लिखा जाता है ना, तो इसीलिए हमेशा जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसको ई नाम दे दो या ए नाम दे दो, ए अपॉन बी आ जाएगा। और एफ किसको नाम दे दो, दूसरी वाली घटना को, जो चीज ज्ञात हो, जो चीज क्या हो बेटा, ज्ञात हो। अब इसको समझते हैं। एक परिवार में 2 बच्चे हुए, तो 2 बच्चे क्या हो सकते हैं, या तो दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, एक बच्चा बड़ा बच्चा, ऐसे कह सकते हो, पहला बच्चा या फिर बड़ा बच्चा लड़का हो सकता है और दूसरा बच्चा लड़की हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, पहले बच्चा लड़की हो सकता है फिर लड़का हो सकता है कि दोनों लड़कियां हों। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसके अंदर सैंपल स्पेस में कितने लोग हुए, सैंपल स्पेस में इसके कितने लोग हुए, 4 लोग हुए। अब ध्यान से देखना, क्या चीज पूछी, जिसकी प्रायिकता पूछी हमने उसको ई नाम दिया है। क्या नाम दिया, देखो बेटा ये चीज सीखो आप अच्छे से, ई नाम दिया है कि दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे क्या हों, लड़के। दोनों बच्चे लड़के हैं, कितने लोग हुए, दोनों बच्चे लड़के, एक ही बार तो हुआ है, तो इसके अंदर ई के अंदर क्या है, बी कोमा बी, मतलब एक ही केस काउंट होगा। नंबर ऑफ ई कितने लोग हैं, एक। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, याद हो आपको, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई के अंदर कितने लोग हैं, एक, और कुल लोग कितने हैं, 4, 1/4। क्या ये बात आपको समझ में आई? पी ई अपॉन एफ का मतलब पी ई का मान कैसे निकाला, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब क्या होता है कि जो भी ई की अंदर जितने अवयव हैं वो चीज ई लिखा, नंबर ऑफ ई बटे में कुल जितने आपको सैंपल स्पेस में अवयव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज नीचे लिखी जाती है। आगे देखते हैं एफ घटना। एफ घटना किसे मानेंगे, जो चीज ज्ञात हो। क्या ज्ञात है, देखो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। इसका मतलब समझो, कम से कम एक बच्चा लड़का है का मतलब क्या होता है, देखो कम से कम एक बच्चा लड़का है, कम से कम का मतलब हुआ एक बच्चा लड़का है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बच्चा लड़का हो सकता है या फिर एक से ज्यादा। कम से कम का मतलब होता है क्या, तो एक बच्चा लड़का हो सकता है या तो 2 बच्चे लड़के हो सकते हैं। अब 3 तो होंगे नहीं, क्योंकि 3 की तो बात ही नहीं हुई है। देखो कम से कम का मतलब होता है एक या फिर एक से ज्यादा। जैसे कम से कम 10 रुपए, किसी के पास कम से कम 10 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास 10 रुपए हैं, या फिर उसके पास 11 होंगे, या तो 12 होंगे, या तो 13 होंगे, या फिर उससे ज्यादा ही होते रहेंगे, लेकिन 10 से कम नहीं हो सकते। कम से कम 10 का मतलब समझ में आ गया। वैसे कम से कम एक लड़के का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक लड़के का मतलब ये हुआ कि या तो एक लड़का हो सकता है, या तो कितने हो सकते हैं, 2 लड़के हो सकते हैं। तो एक लड़के वाले कौन कौन से, देखो इसमें एक लड़का आया, इसमें एक लड़का आया, देखो एक एक लड़का इसमें है, तो ये केस इसके अंदर आएगा, बी कोमा जी, जी कोमा बी। अब दोनों लड़के भी हो सकते हैं, तो ये हुआ। तो इसके अंदर कितने लोग हुए, 3 लोग हुए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 होगी। अब देखो इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, बी कोमा बी। देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, एक लोग हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अब निकालना क्या है हमको, ध्यान से देखो, लड़का होने की प्रायिकता, लड़के होने की प्रायिकता को हमने ई माना, तो दोनों बच्चे के, तो हमें ई अपॉन एफ निकालना है। एफ गिवन है, ई को ज्ञात करना है, ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है, क्या निकालना है। इसीलिए हम जो भी निकालना होता है उसको हम ई नाम दे रहे हैं, जो कि ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, 1/4, और पी एफ के अंदर कितने लोग हैं, 3/4। 4 से 4 कटा कितना बचा, 1/3। समझ में आ गया कैसे करना था। इसी के सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। उसमें आप सीट देखोगे आगे, क्वेश्चन नंबर उसमें आपको 12 मिलेगा। मैं एक बार दिखा देते हैं, ठीक है, पीछे एक बार करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, इसी के सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 वाला, जो कि यहाँ पे, ठीक है। और इसी के जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो इसी के जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7वां, ठीक है। ये हम क्वेश्चन इकट्ठे करवाएंगे, ये 7वां दिखाई दे रहा है ना, ये 7वां, 7 और 4 और 12 वाला क्वेश्चन सेम सेम है, इसलिए सेम इकट्ठे करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है।
मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभव है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हो गए, तो इतना मतलब क्या पहले बी होगा, बी, या फिर जी। ये सैंपल स्पेस में कितने लोग हो गए? 4 लोग हैं, तो अच्छी तरह क्लियर हो गया। तो दोनों बच्चे के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसको ई नाम दे दिए, जिसकी प्रायिकता निकालनी है। दोनों बच्चे क्या हो? लड़की होने का मतलब जी हो गया, नंबर ऑफ ई 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। यदि यह दिया गया है कि नंबर फर्स्ट, अब 2 केस हो गए। पहला केस, फर्स्ट में क्या लिया? सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो एफ हमने नाम दे दिया, मतलब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका फर्स्ट 2 पार्ट है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, लड़की का सबसे छोटा बच्चा लड़की है, इसका मतलब क्या? वो दूसरे नंबर वाला लड़की है। अब देखो यहाँ पर दूसरे नंबर पे कौन है? बॉयज है। यहाँ पर छोटा कौन है? गर्ल है। यहाँ पर एक हो गया और यहाँ पर एक हो गया, तो इसके अंदर कौन होंगे? ये और ये, बी और जी। क्लियर हो गया इतना? इसके अंदर कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/4, मतलब कि 1/2। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ई और एफ में कॉमन क्या है? जी। तो इसके अंदर एक लोग हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। अब निकालना क्या है हमें? ई को तो निकालना है, तो पी ई अपॉन एफ निकालना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे पी एफ। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 1/4। पी एफ के अंदर कितने लोग हैं? 1/2। 2 से इसे 2 काट 4 काट दे तो कितना बचा? 1/। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की का मतलब फिर बताते हैं। न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, या तो एक लड़की हो सकती है या तो 2 लड़कियां हो सकती हैं, ठीक है। तो एक लड़की वाले कितने लोग हैं? ये दोनों लोग हैं, दिखाई दे रही है, जी इसमें आ रहा है, जी इसमें आ रहा है। और 2 लड़की वाले कितने लोग हैं? जी, तो इसके अंदर इतने लोग आ गए, 3 लोग। तो 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ई और जी में, किसमें? ई और जी में इंटरसेक्शन देखते हैं। ई और जी में इंटरसेक्शन कौन है? जी। तो इसके अंदर एक लोग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो हमें निकालना क्या है? पी ई अपॉन जी। इस घटना को हमने जी नाम दे रखा था इसलिए, तो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 1/4। और पीजी के अंदर कितने लोग हैं? 3/4। 4 से 4 कट गया, आंसर कितना है? 1/3। तो समझ में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन था इसलिए, बल्कि ये भी क्वेश्चन सेम है। देखो, एक दंपति के 2 बच्चे हैं, मतलब कि एक परिवार के आपके 2 बच्चे हैं, उसमें क्या-क्या हो सकता है? देखो यही 4 केस हो सकते हैं। दोनों लड़के, एक लड़का, एक लड़की, एक लड़की, एक लड़का और दोनों लड़कियां, तो 4 केस हो गए। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका लघु उत्तरी वाला प्रश्न है, मतलब ये 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन 13.2 से आ सकते हैं या फिर 13.3, जो कि आपकी बेस थ्योरम है, उससे 5 नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन तब भी हम इसके करवा दे रहे हैं। हो सकता है कि बेटा कभी वो नहीं आया, क्योंकि आपने वो अनसोल्व पेपर देखे होंगे, उसके अंदर कभी कभार ये क्वेश्चन ज्यादा आ गए हैं, वो आपका नहीं आया, बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आया, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और 13 पॉइंट आपका जो 2 है ना, 13.2 एक्सरसाइज, उसमें आपका जो गुणन नियम है, गुणन नियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसी का पिछली साल क्वेश्चन आया था, उससे पिछली साल बेस थ्योरम का क्वेश्चन आया था, तो ये लगातार आते रहते हैं, तो इसीलिए इन क्वेश्चनों को भी आपको छोड़ना नहीं है, इसलिए इनको अच्छे से देखना है। तो ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ लो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। देखते हैं, दोनों बच्चे की लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो इसे ई घटना दे देंगे। इस वाले को क्या नाम दे देंगे? ई घटना। दोनों बच्चे लड़के हैं, बी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। तो यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। फिर आ गया, कम से कम एक बच्चा लड़का है। एक बच्चा लड़का हो सकता है, 2 बच्चे लड़के हो सकते हैं। 3 कैसे हो गए इसके अंदर? 3 इसकी होगी प्रोबेबिलिटी, 3/4, मतलब कि इसके अंदर 3 लोग हो गए, 3/4 इसकी हो गई प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन में कितने आएगा? इसमें बी है ई में, और इसमें भी कॉमन क्या है? बी। तो इंटरसेक्शन में बी आया, तो इसके अंदर लोग कितने हैं? एक लोग है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4 इंटरसेक्शन की। अब निकालना क्या है? ई अपॉन एफ निकालना है, इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ हो जाएगा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, पी एफ की है 3/4, 4 से 4 कटा, 1/3, इसका क्या हो गया? आंसर। सेकंड क्वेश्चन इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम देखो, दोनों बच्चे लड़की हैं, दोनों बच्चे क्या हैं? लड़की। ये ई, इसकी प्रायिकता निकालनी है, दोनों बच्चे लड़की होने की प्रायिकता, इसे ई नाम दे दिया, जी हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/4, ये क्लियर हो गया। ज्ञात कीजिए कि यह ज्ञात है कि वे बड़ा बच्चा लड़की है। बड़ा बच्चा क्या है? लड़की। अब बड़ा बच्चा लड़की है कि मतलब फर्स्ट वाला लड़की है। फर्स्ट वाला लड़की कहाँ है? देखो यहाँ पर एक है गर्ल फर्स्ट, और सेकंड पे यहाँ पर भी फर्स्ट है गर्ल, तो इसके अंदर जी आएगा और जी आएगा, ठीक है। ये इसके अंदर आ गए, 2 लोग हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, मतलब कि 1/2, ठीक है। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग आएंगे? जी आएगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर एक लोग आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ, 1/4/1/2, आंसर कितना आएगा? 1/2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सेम क्वेश्चन थे, इसलिए हमने पहले इनको करवा दिया, ठीक है।
5वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से लेकर 10 तक के पूर्णांक लिखकर रखे गए हैं। जैसे कि आप समझ लो कार्ड्स हैं, ठीक है, एक बक्से के अंदर रखे गए 1 से लेकर 10 तक, उस पर नंबर लिख दिए गए, तो इसका सैंपल स्पेस में कितने लोग हो जाएंगे, 1 से लेकर 10, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 10, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया है, ठीक है, अंदर जो संदूक के अंदर है मतलब उसे अच्छे से हिलाकर उसे मिला दिया गया, ठीक है। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। अब एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना। यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ये ज्ञात है ना, जो ज्ञात होता है ना उसे एफ नाम देते हैं, इतना समझ लो, ठीक है। तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो सम संख्या होने की प्रायिकता पूछी गई है, इसे ई घटना देंगे। क्या नाम देंगे, ई घटना। निकाला गया कार्ड सम संख्या का है, और सम संख्या का मतलब क्या हुआ, 2 4 6 8 10, नंबर ऑफ ई कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 बटे कुल कुल कितने हैं 10, 5 बटे 10 मतलब कि 1 बटे 2। समझ में आ गया। अब एफ घटना, एफ घटना इसे देंगे जो ज्ञात थी। निकाला गया कार्ड 3 से अधिक है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, ठीक है। 3 से अधिक है, 3 से अधिक वाले कितने लोग हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, 7 बटे 10 हो गया इसका। अब इंटरसेक्शन में देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से। 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है, 10 कॉमन है। 4 6 8 10, तो इसके अंदर कितने लोग हो गए, 4 लोग हुए। इसकी प्रोबेबिलिटी 4 बटे 10, ठीक है। अब निकालना क्या हमें, ई अपॉन एफ निकालना, हमने इस प्रकार से घटना मानी है। ई हमने उसी को मानते हैं जिसको जो हमें ज्ञात करना होता है, इसलिए ई को ऊपर लिख लेते हैं। ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4 बटे 10 है, पी एफ की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 7 बटे 10 है, तो 10 से 10 कटा कितना बचा, 4 बटे 7। ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको अच्छे से जरूर देखना था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी गणित, 20 विद्यार्थी जीव विज्ञान, 10 विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, एम हमने मतलब कि मैथमेटिक्स से हमने एम ले लिया, 40% मतलब कि 40 बटे 100, तो ये किसकी होगी प्रोबेबिलिटी, एम की। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब कि जो कि जीव विज्ञान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हमारे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ने का मतलब क्या हो, बायोलॉजी पढ़ने का मतलब 20% पढ़ते हैं, तो पी बी का मतलब कितना होगा, 20 बटे 100। अब 10% जो है वो दोनों पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं और विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो जब दोनों पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन। क्या हुआ, इंटरसेक्शन। तो ये क्लियर हुआ, इंटरसेक्शन का में कितने लोग हैं, 10% है, तो 10 बटे 100 क्लियर हो गया। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, वह गणित पढ़ता है। अभी गणित पढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ते हैं। मतलब कि हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो गणित पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें मैथमेटिक्स पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। और हमें क्या गिवन है कि वह जीव विज्ञान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान, वो क्या है बेटा, पढ़ते हैं। तो मतलब कि बी नीचे हो गई, ये चीज ज्ञात है, देखो बेटा ये चीज हमें ज्ञात है कि जीव विज्ञान पढ़ते हैं। मैथ की आपकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, जिसकी पूछी जाती है उसको ऊपर लिखते हैं, ऐसे हिंदी लिखोगे पूरी, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला पी एम अपॉन बी का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन अपॉन पीवी। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, 10/100, और पीवी के अंदर कितने लोग हैं हमारे पास, देखो 20/100, तो 100 से 100 कट गया, और फिर 0 से ये 0 भी कट गई, तो 1/2 इसका क्या हो गया। समझ में आया कैसे किया हमने। अब अगला क्वेश्चन जस्ट उल्टा कर दिया, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, जबकि यह ज्ञात है, लिखा उन्होंने यह ज्ञात है कि वो गणित पढ़ता है। गणित पढ़ता है, अब गणित नीचे लिखा जाएगा, एम को नीचे लिखा जाएगा, और बी की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में पी एन। तो इंटरसेक्शन का ये प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, 10/100, 10/100 बटे में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एम की 40/100, जो कि यहाँ पे लिखा है 100 से 100 काट दिया, कितना बचा, 10/40, तो 1/4 इसका क्या हो गया। समझ में आया कैसे करना था इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां हम कर चुके हैं, सॉरी उसका 7वां करा था, ठीक है, उसका 12वां किया था। चलो 7वां क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बच्चे छोड़कर आए थे क्योंकि उनको परमुटेशन वाला जो चैप्टर है ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, वो अच्छे से नहीं आता था, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं काफी बच्चे। तो इसको हम समझते हैं बहुत सिंपल तरीके से, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, देखो कैसे करना होता है। पूर्णांकों 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। क्या कहा उन्होंने, 1 से 11 तक में से दो पूर्णांक यादृच्छिक चुने जाते हैं। अब 1 से लेके 11 तक आपके कोई नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, एक पर्ची पे आप समझ लो, जैसे कार्ड वाला सवाल था अभी, तो 1 से लेके 11 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं कार्ड, ऐसे लिख दोगे, 1 से लेके 11 तक लिखे हुए हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, अब देखो आगे आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यदि इनका योग सम है,
इनका योग क्या है, सम। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। आपको समझ में नहीं आया क्या मतलब है? देखो ऐसा मतलब है, इनमें से हम कोई दो नंबर उठाएंगे, उनको जोड़ेंगे तो उनपे सम संख्या आनी चाहिए, ये चीज हमें ज्ञात है। और हमें क्या क्या निकालना है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है। अब दो संख्या जो हमने चुनी है ना, वो दोनों पूर्णांक विषम होनी चाहिए, मतलब दोनों संख्या विषम होनी चाहिए। तो ये बात समझो ध्यान से, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसी को पहले हम ई नाम दे देते हैं, पहले नाम देते हैं, ठीक है। पहले हमने नाम दिया, ध्यान से सुनना, दोनों पूर्णांक विषम हो, क्या हो, विषम। अब ध्यान से समझना, पूर्णांक विषम, इसमें कितने लोग हैं, पहले पूर्णांक विषम देखो, विषम कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग हैं। अब 6 में से हमें दोनों दोनों पूर्णांक विषम हो, अब दो पूर्णांक ही तो चुनने हैं। अब देखो ये चीज आपको बस पता नहीं होती, इसकी नंबर ऑफ ई निकालना से, तो ध्यान से समझो, 6 में से दो हमें क्या करना है, पूर्णांक चुनने हैं। 6 में से कितने चुनने हैं, दो। अब 6 में से दो चुनने, इसीलिए यहाँ पर क्या है, चुनने का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये चीज आपको पता नहीं होती, देखो समझो, ध्यान से समझो। 6 विषम संख्या है, उसमें से हमें दो लेनी है, तो 6C2 इसको कैसे सोल्व करते हैं आपको बता देते हैं। 6 को दो बार लिखते हैं वापस क्रम में, मतलब कि 6 गुणा 5 बटे में नीचे दो को कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 1। जैसे कि आपको कहीं आपका लिखा हो 8C3, इसका मतलब ये होगा 8 गुणा 7 गुणा 6 बटे में 3 गुणा 2 गुणा 1। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो नंबर ऑफ ई का मतलब समझ में, 6C2 क्यों लिखा, क्योंकि 6 विषम संख्याओं में से कोई दो विषम संख्याएं चुननी थी, इसलिए, ठीक है। तो 15 तरीके से हम इनको चुन सकते हैं, ये इसकी नंबर ऑफ ई हुआ। अब इसकी देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो ये चीज हमें ऊपर भी करना है। हमें 11 में से कोई दो संख्या चुननी है, इसलिए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 11 में से हमें कितना चुनना है, दो चुनने हैं। इसका आंसर कितना होगा, 55 लोग होंगे। कितने होंगे, 55। कैसे, 11 गुणा 10 बटे 2 गुणा 1, 2 से काटा कितनी बार गया, 5, 55 हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अगला क्या, यदि इनका योग सम है। अब यही बच्चा नहीं कर पाता, एफ वाली घटना ही को ही नहीं कर पाता कि योग सम है। अच्छा एक बताओ, किसी भी संख्याओं का योग सम कैसे आता है, या तो दोनों विषम हो, या तो दोनों सम हो। ये चीज नीचे लिखा हमने, या तो दोनों संख्या विषम हो, या तो दोनों संख्या क्या हो, सम। अब ध्यान से समझना, दोनों संख्या विषम हो, इसको चुनने का तरीका कितना होगा, देखो इसको चुनने का तरीका कितना होगा, 6 विषम संख्याएं थी, दो चुनना है। अब देखो सम संख्या चुनना है, दो सम संख्या चुनना है। सम संख्या इसमें कितनी बची, 1, 2, 3, 4, 5। देखो 2, 4, 6, 8, 10, कितनी बची, 5। अब 5 में से दो चुनना है, और या का मतलब होता है प्लस, या का मतलब क्या होता है, प्लस। 6C2 को 6 गुणा 5 बटे 2 लिखेंगे, 5C2 को लिखेंगे 5 गुणा 4 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कितना हो गया, 25। कितने हो गए, 25। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कितनी होगी, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एफ बटे नंबर ऑफ एस, 25 बटे 55। क्लियर हो गया। अब इंटरसेक्शन समझो, एक एक लाइन समझो, क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे छोड़ते भी रहते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ई और एफ में कॉमन क्या होगा, कि वो आपका योग उसका सम भी होना चाहिए, और दोनों क्या होने चाहिए, विषम संख्या। देखो दोनों पूर्णांक विषम हो और योग क्या हो, सम। देखो दोनों पूर्णांक विषम हो और योग क्या हो, सम। तो दोनों पूर्णांक विषम ही तो चुनने, एक सेंस तो यही हुआ ना, दोनों पूर्णांक क्या चुनने, विषम। ये वाला लाइन देखो, ये कॉमन आएगा ना, इधर भी विषम है और सम भी है, और इधर हमारे पास विषम है, तो कॉमन क्या आएगा, तो ये विषम संख्या वाला ही तो हिस्सा कॉमन आ गया, विषम संख्या वाला ही तो हमारा हिस्सा कॉमन आ गया। तो यहाँ पर विषम संख्या चुननी है। विषम संख्या कैसे चुनेंगे, 6C2 करके बराबर 15। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 15 बटे 55। 55 कितने थे कुल। अब इसकी निकालना क्या है, ई अपॉन एफ मान निकालना है। ई अपॉन एफ को मतलब चाहो इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, 15 बटे 55, और इसका 25 बटे 55, 55 से 55 कटा, कितना आया, 5 बटे 25, इसे 5 से काट दिया, 3 बटे 5। समझ में आया। इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आप खुद कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, ठीक है। माता एक सिरे पर खड़ी है, ई घटना दे रखी है, एफ घटना दे रखी है, पुत्र मध्य में खड़ा है। तो ई अपॉन एफ को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब तीनों लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, आप खुद समझो। आपकी माता जी, पिताजी और आप खुद किस तरीके से क्रमबद्ध हो सकते हो, ठीक है। हम इसको तरीका सिखाते हैं आपको। एक बार ऐसे समझ लेते हैं, एक बार मदर को सबसे आगे खड़ा कर देते हैं, एम हमने आगे नाम दे दिया, ठीक है। फिर हम देखो फादर और सन को चेंज कर देंगे, पहले फादर लिख दिए फिर सन। अब क्या कर सकते हैं, सन को आगे फादर को पीछे।
समझ में आया इस तरीके से। और मदर को हमने सबसे आगे लिख दिया, ठीक है। आगे ध्यान से सुनो, एक बार आप सन को आगे लिख लेते हैं 2 बार, तो मदर और फादर का चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एफ आगे आ गया, एम पीछे आ गया, ठीक है। अब फादर को आगे खड़े कर देते हैं, एफ को सबसे आगे कर दिया, तो एम और एस आपस में चेंज हो जाएंगे। तो कितने केस हुए? 6 ही केस होंगे। समझ में आया कैसे खड़ा किया इनको, ठीक है। अब ये घटना क्या दे रखी है? माता एक सिरे पर खड़ी है। एक सिरे पर माता कहाँ खड़ी है? सिरे का मतलब होता है कोना, किनारे किनारे कहाँ है? एक ये हिस्से है, एक ये हिस्सा है, और कहाँ है? एक ये हिस्सा है, एम देखो सबसे लास्ट में, और एक ये हिस्सा है। तो 4 लोग को यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने। नंबर ऑफ ई कितने? 4, प्रोबेबिलिटी 4/6, ठीक है। अब पुत्र मध्य में खड़ा है। अब मध्य में सन कहाँ खड़ा हुआ है? देखो एक तो यहाँ खड़ा हुआ है, और कहाँ खड़ा हुआ है? एक यहाँ, तो 2 जगह खड़ा हुआ है, देखो, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/6। इंटरसेक्शन देखो, इसमें कॉमन क्या है? ये चीज कॉमन है, ये इसमें भी आ रहा है, और एस और एम इसमें भी आ रहा है, ये दोनों चीजें कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी 2, इसका 2/6। अब प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ आपको निकालने के लिए कहा है आपसे सवाल में, तो प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ कैसे होगी? इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 2/6, 2/6 पी एफ की प्रोबेबिलिटी, इसे से काट दिया, कितना बचा? तो जस्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 है, देख सकते हो। पुत्र सिरे पर खड़ा हुआ है, और जो फादर हैं वो आपके यार मध्य में खड़े हुए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद करिए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपका वन आएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यह दिया है कि 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। क्या क्या आता है आपको? दोनों पासों पर फेंकने पर संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। ये चीज आपको गिवन है, इसको एफ नाम देंगे, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रक्रिया, इसको ज्ञात करना है, इसी को ई नाम दे देंगे। दोनों संख्याओं का योग कितना है? 4 होना। अब पहली बात तो 2 पासे फेंके, 2 पासे फेंके, इसका मतलब कितना होगा? केस कितना होगा? 6 की पावर 2 बराबर 36, या फिर वो 36 आप लिखो पूरा, या फिर आप इतना ही नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36 लिख सकते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। और यदि आपको लॉन्ग में करना होता तो पूरा लिख लेते, एस को तो लिखना आता है 1,1 1,2 करके, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, दोनों संख्याओं का योग 4 हो, अब 4 योग कैसे हो सकता है? इस चीज को हमने कैसे लिखा, ये चीज सोचो। हमने पहले संख्या 1 लिखी, 4 आने के लिए 3 होगा, तो 3 यहाँ पे लिखा, 1,3 हो सकता है। एक इसका उल्टा भी तो हो सकता है, 3,1, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हमने पहली संख्या 2 लिखी, तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी तो 4 होगा योग, तो 2,2। इसके अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता ना, तो आप करके देख लीजिए। आप कहोगे सर 4 लेते हैं तो 0 होगा, तो 4,0, 0 कहीं आता है? पासे पर 0 संख्या आती है? नहीं आती। इसके अंदर लोग कितने हुए? 3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36, ठीक है। अब एफ, एफ हमने क्या माना? दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, ये चीज दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। दोनों पासों पर फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, इसको क्या हो? जैसे हम लोग जब पासा फेंकते हैं तो 1,1 आता है और 1,2 आता है। भिन्न का मतलब क्या होगा? ये दोनों संख्या अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर सेम है, तो सेम वाली संख्या क्या क्या हो सकती है? 2,2 हो सकती है, 3,3 हो सकती है, 4,4 हो सकती है, 5,5 हो सकती है, और 6,6 हो सकती है। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 36 में से 6 केस ऐसे हैं जिसमें सेम होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए? भिन्न भिन्न चाहिए। तो भिन्न भिन्न कितनी बची? 36 में से 6 को घटा देंगे, 36 माइनस 6 कितना बचा? 30। तो 30 बची जिसके अंदर भिन्न भिन्न संख्याएं होंगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 30/36। हम काट इसलिए नहीं रहते हो, नहीं रहे हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन सोच समझ के बताना बेटा, इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा? देखो, योग 4 हो, 4 योग वाले 3 लोग हैं, 3 में देखो भिन्न भिन्न संख्याएं कौन कौन से पे मिली है? पहले पे मिली है, दूसरे पर, ये सेम संख्या है, तो ये तो कॉमन में होगा ही नहीं ना। ये इसमें थोड़ी होगा 2,2, इसके अंदर एफ में तो होगा ही नहीं ना। तो 1,3 होगा, 3,1 होगा, ये इंटरसेक्शन के अंदर होगा। समझ में आ गया? इसके अंदर इंटरसेक्शन कितना हुआ? 2। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 2। प्रोबेबिलिटी 2/36। निकालना क्या है? ई अपॉन एफ निकालना है, इस प्रकार हम मानते ही हैं। इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ होगा। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 2/36 की प्रोबेबिलिटी आई है, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30/36। इसे काट दिया 36 से, 2/30, 2/30 मतलब कि 1/15। समझ में आ गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगला देखो, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, वो आपको बताया H, आएगा, H, T आएगा, इसको आप 8 को लिख लोगे, हमने पहले सिखा रखा है, ठीक है। न्यूनतम 2 चेताएं, अब इसको फिर समझो, 2 हेड आना, न्यूनतम 2 हेड आए, या फिर कितने आए? 3 हेड। समझ में आया? तो ई घटना क्या? न्यूनतम 2 चेता आने का मतलब क्या? 2 हेड वाले। 2 हेड वाले कितने लोग हैं? देखो, 2 हेड यहाँ पर आया, 2 हेड यहाँ पर आया, 2 हेड यहाँ पर आए, ये 3 लोग ऐसे हैं जिस पर 2 हेड आते हैं। कितने आए हैं? 2 हेड आए हैं, ठीक है। समझ में आया? तो 2 हेड वाले 3 लोग तो काउंट हो गए, इधर पीछे के 3 काउंट हो गए, देखो ये पीछे वाले 3 हमने, ये 3, ठीक है। अब क्या लिखा? 3 हेड वाले कितने हो गए? 3 हेड वाले हो गए, ये वाला पहला वाला 3 हेड वाला, H, H, H। तो न्यूनतम 2 चित्त का मतलब समझ में आया? 2 हेड आए,
या फिर कितने हैं, 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का मतलब कितना होगा, 3 हेड है। क्लियर हुआ, 4 लोग हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी 4/8। क्लियर हो गया। अब अधिकतम 2 चेताना, इसका मतलब क्या, देखो तुम पे अधिकतम 10 रुपए हैं, इसका मतलब क्या, तुम पे 10 रुपए अधिकतम है, 10 से ज्यादा नहीं है आपके पास। तो 10 हो सकते हैं आपके पास, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, और कहां तक हो सकते हैं, 0 तक हो सकते हैं। तो वैसे ही अधिकतम 2 चित आने का मतलब क्या हुआ, अधिकतम तुम्हारे पास 2 रुपए हैं, अधिकतम 2 चित हैं, तो 2 चित हो सकते हैं आपके पास। या तो आपके पास एक हेड हो सकता है, या फिर आपके पास एक भी हेड नहीं हो सकता, मतलब 0 हेड हो सकते हैं। समझ में आया। तो 2 हेड वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 2 हेड वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो तीनों को पहले हमने यहाँ लिख लिया। अब एक हेड वाले ये 3 लोग हैं पीछे वाले, एक हेड वाले। ये कितने वाले हैं, एक हेड वाले हैं। एक हेड वाले हमने इन तीनों को लिख लिया। अब 0 हेड का मतलब क्या हुआ, एक भी हेड नहीं आना, इसका मतलब क्या आना, टैल आना। क्या आना, टैल। तो तीनों पर टैल आना, ये क्या हुआ, 0 हेड वाला है। तो 7 लोग हो गए, प्रोबेबिलिटी इसकी 7/8 हो गई। अब इंटरसेक्शन में देख लो, इंटरसेक्शन के अंदर ये 3 लोग कॉमन आ जाएंगे, 3। और भी कोई चीज कॉमन आई इसमें, H, ये चीज कॉमन, तीनों हेड कॉमन नहीं है, ये गलती से इसमें लिखा हुआ है, तीनों हेड नहीं आएंगे इसके अंदर, तीनों हेड इसके अंदर कॉमन नहीं है। देख सकते हो इसमें, इसमें कॉमन क्या है, बस ये तो 3 कॉमन आएंगे, ये वाला हिस्सा, ये 3 हमारा क्या होगा, कॉमन। तो इसके अंदर कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी, 3/8 होगी। इसको सही से कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/8 होगी। अब 3/8 इंटरसेक्शन बटे में कुल कितनी होगी, 7/8, मतलब कि पी एफ का मान कितना है, 7/8। 8 से 8 काटा, कितना आंसर आएगा, 3/7। ये क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन सही से नहीं देखा गया, यहाँ पर H, भी नहीं आ रहे कॉमन। ठीक है, ध्यान से समझ में आया आपको। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है, 13 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बच्चे समझ नहीं पाते। चलो इसको समझते हैं अच्छे से। एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, एक आपका पाठशाला है, उसके अंदर कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने हैं? 1000 हैं। इसका नंबर ऑफ फेस कितने हो गए बेटा? 1000 हो गए। ठीक है, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। 430 लड़कियां में तो शेष कितने बचे? लड़के बचे। 570 क्या बचे? लड़के। समझ में आया? ऐसा चार्ट बना सकते हो पेपर में। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12वीं में पढ़ती हैं। क्या ज्ञात है हमें? 430 लड़कियां तो हैं, उसमें से 10%, इसका 10% कितना होगा? 10/100 करेंगे तो 43 लड़कियां किसमें पढ़ती हैं? क्लास 12th में पढ़ती हैं। इतना उन्होंने गिवन दे रखा है, इतनी चीज यहाँ पर अभी सवाल उन्होंने दिया, जो कि हमने इतने में चार्ट में बना के दिखा दिया। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान से सुनना क्या कहा है। एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th में पढ़ता है। किसमें पढ़ता है? कक्षा 12th में पढ़ता है। ठीक है, ये चीज अभी यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी 12th में पढ़ता है। यदि यह ज्ञात है, जो ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, इसको हम एफ नाम देते हैं। चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की। इसको हम क्या नाम देंगे? एफ देंगे। क्या प्रायिकता है? ये पूछा गया क्या प्रायिकता, ये लाइन दिखाई दे रही है, क्या प्रायिकता है? किसकी प्रायिकता पूछी है? एक यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता है, ये वाली घटना को क्या नाम देंगे? ई नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ई नाम देंगे। समझ में आया? देखो, क्या प्रायिकता है कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता है, इसको हम क्या नाम देंगे? ई नाम देंगे। चुना गया विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता है, और यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है। ये क्या है? एफ घटना दोगे। चुना गया विद्यार्थी क्या है? लड़की। देखो बात समझना, ध्यान से सुनना। चुना गया विद्यार्थी क्लास 12th में पढ़ता है, क्लास 12th में पढ़ने वाले लोगों का मान नहीं दे रखा है इस सवाल में, तो इसके लिए इसकी नंबर ऑफ ई बताना संभव ही नहीं है। कितने लोग हैं, नंबर ऑफ ई। समझ में आया? इसीलिए बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसको ध्यान से समझा करो ये वाली बात। ठीक है, तो पहले तो इसको सवाल को पढ़ने से ये लाइनें ई और एफ समझ में आ गया। अब एफ के अंदर समझते हैं। चुना गया विद्यार्थी लड़की, लड़कियां कितनी है? 430 लड़कियां हैं। एफ के अंदर 430 है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 430/1000 होगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कुल लोग कितने थे? 1000। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12th की लड़की है। अब ये इंटरसेक्शन हमने कैसे बनाया, ये चीज आपको समझो कि वो विद्यार्थी लड़की भी होनी चाहिए और 12th में भी पढ़नी चाहिए, ये तो कॉमन हिस्सा आएगा। इसका कॉमन का मतलब क्या होगा? हिंदी खुद लिखनी है आपको। चुना गया विद्यार्थी क्लास 12th में, क्लास 12th में पढ़ता भी हो और वो लड़की भी हो, तो क्लास 12th में, क्लास 12th की आपकी क्या होनी चाहिए? वो लड़की होनी चाहिए। समझ में आया आपको? ध्यान से। क्लास 12th में वो पढ़ता भी हो विद्यार्थी और वो लड़की भी हो, तो इसका मतलब क्लास 12th की वो लड़की तो हो गई एक हिसाब से। तो क्लास 12th में लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं? 43 लड़कियां। उन्होंने खुद कहा है ना, क्लास 12 में कितने लोग पढ़ते हैं? 43 लड़कियां, मतलब 430 की 10%। 430 की 10% हमने निकाला 43। ये उन्होंने मान दे रखा था। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? 43 लोग हैं।
43 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 43 अपॉन 1000, ठीक है, मतलब ये 43/1000, ये इसकी फ्रैक्शन निकलेगी, कुल आपके 1000 लोग। अब इसका फार्मूला क्या होगा, ई अपॉन एफ फॉर्मूला क्या होगा, इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ, इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग आए, ये और ये, 1000 से 1000 कट गया, 43 से काटेंगे कितना बचेगा, 1/10। इसको अच्छे से आप समझिए, ठीक है। अब जस्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको देखते हैं ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी आप देख लीजिए अच्छे से, काफी देख सकते हैं, इसमें 3 बार अच्छा लगा है। एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए तथा बी को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ए घटना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, ठीक है। ए घटना क्या दे रखी है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट होना, और बी घटना क्या दे रखी है, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, पहले इसको धीमे धीमे सोचते हैं। एक पासे को 3 बार उछाला, तो एक पासे को फेंकने पर 6 आता है, मतलब 6 बार संख्या आती है 1 से लेकर 6 तक, तो 3 बार उछालेंगे 216। अब 216 को आप यदि यहाँ पर बनाने बैठ जाओ, जैसे 36 केस तो बनाना आता था, लेकिन 216 बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 216 सिर्फ आप लिख दो, ठीक है। आगे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक घटना क्या दे रखा है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, इसका मतलब क्या है, जो लास्ट में है ना वो 4 प्रकट होना, क्या होना, लास्ट वाली संख्या पर क्या प्रकट होना, 4। तो लास्ट वाली संख्या पे 4 प्रकट होना, तो पहले और दूसरे पर तो कुछ भी प्रकट हो जाए, तो पहले दूसरे पर क्या हो सकते हैं, 36 केस हो सकते हैं, क्यों, दो पासे वाला काम हो गया ना, 1,1 पहले पर आ सकता है, 1,2 आ सकता है, 1,3 आ सकता है, 1,4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 1,6। इसी प्रकार आगे 2,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है, 2,3 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 2,5, 2,6, और ऐसे ही 6,6 तक लिख सकते हो, पीछे लास्ट में क्या क्या आ सकता है, 4। तो एक टोटल ही 36 केस हो जाएंगे, नंबर ऑफ कितने हुए, 36, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 36/216। क्लियर हो गया। अब भी घटना, पहली उछाल पर संख्या 6 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होता है, पहली पर तो 6 आता है और दूसरे पर क्या आता है, 5, तो 6,5 आएगा, मतलब पहले पर तो 6 आएगा, दूसरे पर 5 आएगा, तो फिक्स हो गया ना, पहले 6 और 5 तो क्लियर ही हो गया ना, 6,5 आएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि लास्ट वाले पे क्या आ सकता है, लास्ट वाले पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। देखो, जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता तो उस पे तो कुछ भी आ सकता है ना, तो 1 से लेके 6 तक तो आ सकते हैं ना। जिसके अंदर कितने लोग हुए, 6 लोग हुए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/216। क्या ये समझ में आया, पहले हमने क्या समझाया आपको, 4 प्रकट होना समझ में आ गया, लास्ट के 4 आने हैं, तो पहले और दूसरी उछाल पर कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आने का सेंस क्या हो गया कि आपको 1 से लेके 36 तक आती है, मतलब ये केस बन जाएंगे, मतलब पूरा दो, मतलब कि जो जब दो पासे फेंकते हैं ना, उस तरीके से इसमें बन जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, पहली और दूसरी उछाल फिक्स है कि पहले पर 6 आ रहा है, दूसरे पर 5 आ रहा है, फिर 6,5 आ रहा है, अब लास्ट वाले पता नहीं क्या आएगा, तो लास्ट वाले पे क्या आ सकता है, 1 से लेके 6 तक संख्या आ सकती है, इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी 6/216 हो गई। क्लियर आ गया समझ में। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, इंटरसेक्शन में क्या आएगा कॉमन, जो लास्ट पे 4 आया है, इसमें यहाँ पर 4 आया और यहाँ पर 4 वाला एक आ गया, देखो 4 वाला 6,5,4, ठीक है। ये और ये इसमें क्या आ गया, कॉमन, कलर चेंज कर देते हैं जैसे क्लियर आ जाए, ये वाला पोर्शन इसमें आया है और ये वाला पोर्शन। आगे ए अपॉन बी निकालना है, ये कैसे पता किया, देखो बी घटित होना दिया गया है, बी दे रखी है तो बी को नीचे लिखेंगे, और ए की प्रायिकता पूछिए तो ए को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। इंटरसेक्शन अपॉन पीवी, इंटरसेक्शन का मतलब 1/216 आपको दे रखा है, और 6/216 का मतलब क्या हुआ, 6/216 पीवी का मान दे, तो 216 से 216 कट गए आपके 1/6, इसका आंसर आ गया। समझ में आया अगला ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का विविध का क्वेश्चन है। ए और बी इस प्रकार घटनाएं हैं कि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, पी बी अपॉन ए ज्ञात कीजिए यदि। पहला क्वेश्चन, ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है ना वो बी का क्या है, उपसमुच्चय, सबसेट है, ठीक है। ए जो है सबसेट है इसका बी का, और सेकंड केस क्या है, इंटरसेक्शन क्या है इसका 5। तो हमें निकालना है क्या, बी अपॉन ए निकालना है, क्या निकालना है, बी अपॉन ए। अब पहले यहाँ से समझो, ए यदि समुच्चय बी का उपसमुच्चय तो ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी का मतलब क्या हो, ए जो है वो बी का ही तो हिस्सा हुआ, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें ए आ जाएगा कॉमन, इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा, यहाँ पर ए लिखा हुआ है अंदर देखो इरेजर से, के अंदर ए आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर ये तो आएगा, इसके अंदर ए, ये रहा इंटरसेक्शन के अंदर ए है, तो इसके इंटरसेक्शन में ए आ जाएगा ना, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए आ जाएगा उस समान, प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो दोनों तरफ, तो बी अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी ए फार्मूला होता है इसका,
और इंटरसेक्शन का मान किसके बराबर है, पीए के, तो पीए से पीए कट गया कितना बचा 1। समझ में आई क्या करा था हमने। अब अगला क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी का मान 5 है, तो 5 है तो इसका मतलब क्या प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 बटे पीए का मान पीए लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। समझ में आ गया होगा ये अच्छे से क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 16 वाला क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से। एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया है, ठीक है। ये पाया गया है संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिए, क्या सवाल ये कह रहा है और कैसे इस सवाल को करना है। देखो, एक पासा है 2 बार फेंकेंगे तो कितना आएगा, उसके केस कितने होंगे 36 होगा। कितना होगा 36, 6 की पावर 2। चाहो तो आप बना सकते हो, दिखावा कर सकते हो, मतलब बहुत मतलब 6 के 6 के मतलब 36 के 36 केस दिखा सकते हो, ठीक है। ई घटना क्या है, पहली घटना हमने क्या नाम दिया, ई घटना। इसे पूछा ना 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इसको ई नाम दे दिया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता हमने दे दिया, ठीक है। अब ई घटना क्या होगा, देखो ई घटना के अंदर क्या आएगा, ये चीज अभी आपको समझाते हैं, आगे देखते हैं। प्रकट हुई संख्या का योग कितना होना चाहिए, 6 पाया गया, तो ये एफ नाम दे दिया। संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 6। 6 कैसे आ सकता है, पहले इसको सोचो। 1,5 आ सकता है, पहली संख्या हमने 1 ली तो 5 आ सकता है। जब हमने 2 लिया पहली संख्या तो कितनी आ सकती है, 4 आ सकती है, तभी तो 6 होगा। पहली संख्या यदि हमने 3 ली तो 3 आ सकती है, तभी तो 6 होगा। अब 4 लेंगे तो कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। 5 लेंगे तो कितना आ सकता है, 1। अब अगर कोई कि सर 6 लेते हैं तो 6,0 होगा, तो 0 तो होता ही नहीं है पास का, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो इसको मतलब समझ में आता है कि कम से कम एक बार 4 प्रकट होना, मतलब कम से कम एक बार तो 4 आए, तो 4 ज्यादा बार भी आ सकता है, 4 क्या आ सकता है ज्यादा बार भी। तो अब बात समझो, एक बार 4 आने का मतलब क्या हुआ, 1,4 आए, 2,4 आए, 3,4 आए, 4,4 आए, या फिर 5,4 आए, या फिर 6,4 आए, या फिर 4,1 आए, 4,2, 4,3, 4,4 भी होगा। 4,4 लेकिन यहाँ पर काउंट हो चुका है, तो 4,5 आएगा, 4,6। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम इसके पूरी 36 केस बनाते हैं, फिर उसके अंदर ढूंढ लेंगे कि क्या हम कह रहे हैं, कि इसके अंदर न्यूनतम 4 प्रकट होना है, इसमें 11 कैसे आ रहा है। तो हमने एक बार 36 केस बनाए भी थे, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार रुक जाइए। हम लोग ने 36 केस बनाए थे इधर, 36 केस ये बने थे, ठीक है। इसको एक बार बड़ा करते हैं जिससे आप समझ। अब जो ये केस है ना, इसमें 36, देखो 36 कैसे, न्यूनतम 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो 4 आने के लिए इसको एक लेटर ले लेते हैं। ये देखो 4 यहाँ आया, इस वाली लाइन में 4, न्यूनतम एक बार 4 यहाँ आ रहा है, देखो बेटा ये जो इधर ही बनाया, ठीक है। ये 4 आ रहा है, और 4 कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है, दिखाई दिया ये वाला पोर्शन जो हमने इधर हाइलाइटर किया। देखो कम से कम 4 आ रहा है, देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ऐसे न्यूनतम 4 आया। ऐसे आपके लिखा होता पेपर में न्यूनतम 5 आना, तो 5 वाली लाइन ये लेते और ये तब भी 11 ही होता। न्यूनतम 6 आने का भी मतलब यह होता कि 11 होता। याद रखो ये वाला बहुत कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने कहा था कि एक योग 6 भी होना चाहिए। योग 6 वाले देखो, अब आपको दिखा देते हैं, योग 6 देखो कहां पर हो रहा है। ये देखो जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, देखो जो ये हम कर रहे हैं, ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इस पर योग 6 होगा। इस पर योग कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसमें नंबर ऑफ कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5, 5 लोग होंगे। इसको आप देख लीजिए, वहां पर देखते हैं, अभी वापस चलते हैं स्लाइड का, इस जगह, तो इस जगह देख सकते हो आप। तो अब देखिए फुल पे, तो ये अब क्लियर हो गया होगा, ये कैसे वैल्यू है इसमें, 11 लोग कैसे है, ठीक है। नंबर ऑफ पी कितना हो गया 11, पी की वैल्यू कितनी होगी 11/36, और एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर मतलब ये योग कितना होना चाहिए 6, तो लोग इसके अंदर कितने लोग आएंगे 5, जैसे ये भी आपने देख लिया था, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/36। कॉमन कितना है इसके अंदर देख सकते हो आराम से, 2,4 दिखाई दे रहा है, ये देखो ये कॉमन है 2,4, और 4,2 कॉमन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 2, और ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हो गए 2/36। तो पी ई अपॉन एफ निकालना है हमने, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी मानते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसको हम ई नाम देते हैं, तो ई बटे एफ। तो इंटरसेक्शन एफ अपॉन अपॉन मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हो जाएगा। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं 2/36, पी एफ के अंदर कितने लोग हैं 5/36, तो 2/5 इसका क्या हो गया आंसर। तो ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था।
तो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें कि किस तरीके से किसको क्या मानना होता है। अगला देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये 17 वाला, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और इसमें रख दिया गया है। पहले इसको समझते हैं क्या मतलब है, ठीक है। एक लीप वर्ष को, एक क्या है, लीप वर्ष, क्या होता है लीप वर्ष? जिसके अंदर 366 डे होते हैं, मतलब 366 डेज होते हैं, कोई यादृच्छा चुना गया है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वर्ष में 53 मंगलवार आएंगे। कितने? 53 जो है आपके ट्यूसडे आएंगे। तो इस चीज को आपको पहचानना, तो कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे करना है, बस लिखने का तरीका आप समझिए। देखो, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 पूर्ण सप्ताह होते हैं होंगे। कैसे? देखो बात समझो, 7 का इसमें डिवाइड करो, सप्ताह का मतलब क्या होता है, जो 7 दिन होते हैं, ठीक है, उसमें 7 का डिवाइड किया तो 52 बार जाएगा। तो रिमाइंडर इसका कितना आया? 2। ये तो कर लोगे आप आराम से। तो इसके अंदर जो 52 है ना, तो 52 सप्ताह होंगे, समझ में आया? तो यदि 52 सप्ताह हैं, इसका मतलब क्या होगा? 52 बार संडे आया होगा, 52 बार मंडे आया होगा, 52 बार ट्यूसडे आया होगा। तो हम कह सकते हैं 52 बार क्या हो गए? मंगलवार, मंगलवार होंगे। ये क्लियर हो गया? 52 सप्ताह है तो 52 बार मंगलवार होंगे। क्लियर हो गया? अब लेकिन जो 2 दिन बच गए हैं ना, अब वो 2 दिन क्या-क्या हो सकते हैं, ये चीज़ पहले समझो। उसी को हम लोग ने सैंपल स्पेस नाम दिया। जो 2 दिन निम्न प्रकार हो सकते हैं, क्या? संडे मंडे हो सकता है, ठीक है? मंडे ट्यूसडे हो सकता है। कभी ऐसे नहीं हो सकता संडे और ट्यूसडे, संडे के बाद ट्यूसडे आता है? नहीं आता है। तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे और संडे हो सकता है। तो ये केस बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई बन सकता है। अगला फिर संडे मंडे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो कुल कितने लोग हुए? 7। कितने लोग हुए? 7। अब हमें क्या चाहिए? मंगलवार चाहिए 53। तो 52 तो आ ही चुके हैं, बस एक चाहिए। तो मंगलवार आना, एक बार मंगलवार आना, एक बार मंगलवार कहाँ आया? देखो मंगलवार, देखो मतलब कि ट्यूसडे कितनी बार आया? देखो एक तो यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया। कितनी बार आया है? 2 बार आए हैं। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 2। कुल परिणाम कितने थे? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही कितनी हो गई? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 2/7। तो कह सकते हैं अतः लीप वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता 2/7 है। समझ में आया कैसे करना था? ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 12th में डाल रखा है, और जो कि ये आपकी जो विविध एक्सरसाइज होती है ना लास्ट वाली, उसका है ये, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं 5 मार्क्स वाले, तो इसको भी आप कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सिंपल है। इसमें ई अपॉन एफ निकालना है। 2 सवाल दे रखे हैं, ई और एफ दे रखा है। देखो, 2 सिक्के को एक बार उछाला, 2 सिक्के को उछालेंगे तो क्या आ सकता है? हेड को हेड आ सकता है, हेड को टेल, टेल को हेड और टेल को टेल। प्रोबेबिलिटी इसकी, वो सॉरी, इसके अंदर कितने लोग हो गए? 4 लोग हैं, ठीक है। सैंपल स्पेस के अंदर कितने लोग हैं? 4। ई की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? ई क्या दे रखे हैं? एक सिक्के पर एक पट प्रकट होता है। पट मतलब कि टेल प्रकट होता है। तो एक बार टेल आना है। टेल देखो एक बार कहाँ है? देखो एक बार टेल यहाँ है। देखो टी एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है, तो ये इसके अंदर आएगा। नंबर ऑफ ई कितने हुए? 2। प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हुई? 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। अब देखते हैं, एक सिक्के पर एक बार क्या लिखा है यहाँ पर? चित्त प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर एक चीज सुननी है, यहाँ पर एक चित्त लिखा हुआ है। सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। क्या लिखोगे? सिक्के पर क्या हुआ है? चित्त। तो एक बार चित्त की बात हो रही है, ध्यान से सुनो। तो एक बार चित्त कहाँ प्रकट हुआ है? देखो इसी पर तो एक बार चित्त प्रकट हुआ है। चित्त मतलब कि हेड, ध्यान से सुनना। एच कोमा टी और टी कोमा एच। अब देखो, 2 हेड हम क्यों नहीं काउंट करें? चित्त तो उस पर ही प्रकट हो रहा है, लेकिन दोनों बार चित्त प्रकट हो। उन्होंने ये कहा है कि सब चित्त प्रकट होना है। चित्त का मतलब कि एक बार चित्त प्रकट हो, ठीक है। ये क्लियर कर लो इतनी बार। तो इसके अंदर कितने लोग हुए? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी हुई? 1/2। कुछ बच्चे यहाँ पर पट में टी कोमा टी को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, वो होगा नहीं। और वैसे ही पट में इसमें जो चित्त है ना, चित्त मतलब कि दोनों हेड भी काउंट कर लेते हैं, लेकिन वो इसमें काउंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये गलती मत कर दें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? ये दो खुद ही कॉमन आएगा। लोग कितने हो गए? 2। प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2। तो ई अपॉन एफ निकालना है, तो 1/2/1/2 आंसर कितना आएगा? ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है, इसका मतलब क्या होगा? पट प्रकट नहीं हो रहा है, कोई भी पट नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा होगा? हेड आ रहा होगा। तो समझ में आया? कोई पट प्रकट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? हेड आ रहा होगा। एच कोमा एच दोनों पर हेड आ रहे होंगे, ठीक है। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, तो दोनों पर क्या आ रहे होंगे? टेल आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक लोग है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हुई। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं? इसमें कोई कॉमन है? कॉमन तो कोई है ही नहीं, तो 5 कॉमन है। तो लोग कितने हुए? 0। मतलब इसके अंदर कितने लोग हैं, या फिर कितने अवयव हैं? 0 लोग हैं या 0 अवयव हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0/4 बराबर 0। तो इंटरसेक्शन में 0 बटे में 1/4 कितना है? 0 इसके अंदर। क्लियर हो गया? इस तरीके से क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन देखो, एक काले और एक लाल पासे को उछाला जाता है। तो मतलब तो यही हो गया ना, 2 पासे को उछाला गया। बस ये है कि पहला वाला ब्लैक पासा है, दूसरा वाला जो दूसरा वाला पासा है वो हमारा कौन सा है? रेड है।
तो इसको उछाला तो बात तो 36 केस होंगे, 36 केस कितने हो गए, 6 की पावर 2 बराबर 36, ठीक है, ये तो हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसको ई घटना दे देंगे जिसकी प्रायिकता निकालनी है। देखो ई घटना क्या है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, 9 से अधिक। अब 9 से अधिक का मतलब क्या होगा, पासों का योग 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 13 हो नहीं सकता, 6 और 6 अधिकतम आ सकते हैं, 12 बार 13 होगा नहीं, तो 10 कैसे ऐसे योग हो सकता है ये बताओ। 5,5 हो सकता है, 10 हो सकता है, और कोई 10 हो सकता है, 6,4 से भी 10 हो सकता है, में लिखा नहीं है 6,4, और ये चीज इसका मतलब कि इसका प्रोबेबिलिटी लगभग गलत निकल के आई होगी। देखो 11 कैसे हो गया, इससे और इससे 11 हो गया, और 6,6 से 12 हो गया, ठीक है। अब लेकिन इसके अंदर काउंट क्या नहीं हुआ, 9 से अधिक में क्या काउंट नहीं हुआ, 9 से अधिक 10 आया, 10 में कैसे हो सकता है, 4,6 से भी तो हो सकता है, और कैसे हो सकता है 6,4 से, तो 10 योग हो रहा है ना, तो इनका योग 10 है, इसके अंदर कितने लोग होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर लोग कितने हुए 6, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36, ठीक है। तो इसको देखते हैं, तो इसमें आपने देख ली 4,6 6,4 भी इसके अंदर शामिल होगा, ठीक है, 6/36। अब काले पासे पर 5 प्रकट होने का मतलब समझो, अगले का क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो, क्या ज्ञात है, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, तो काले पासे का मतलब क्या हुआ एफ, क्या लिखोगे एफ, काले पासे का मतलब क्या होगा एफ, काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, इसको हमने एफ घटना दे दिया। अब काले पासे का मतलब क्या हुआ, काला पल, जो काला वाला पासा है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले पर 5 आना, इसका मतलब ये हुआ पहले पर 5 आना, पहले पर 5 आना, तो दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 ये तक आ सकते हैं, समझ में आया इतना। अब देखो इसके अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, प्रोबेबिलिटी इसकी 6/36, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, तो इंटरसेक्शन के अंदर देख सकते हो 5,5 है और 5,6, इसके अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर सही आ गया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी ना तब भी। यहाँ पर देखो इंटरसेक्शन के अंदर तो ये दोनों हुए ना, 4,6 तो हुआ ही नहीं कॉमन, इसलिए आंसर सही आ जाएगा। इंटरसेक्शन में 2 लोग हुए, इंटरसेक्शन का आंसर कितना है 2/36 है, तो 2/36 बटे में 6/36, तो 36 से 36 कट गया तो 2/6, ये इसका मतलब कितना हो गया 1/3, क्लियर हो गया। देखो इसमें प्रोबेबिलिटी इसकी रखी गई, ई की प्रोबेबिलिटी बटे में नहीं आई, क्योंकि देखो पी ई अपॉन एफ का फार्मूला में पी एफ होता है, इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल सही आ गया। क्लियर आ गया समझ में कहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। चलो अगला देखते हैं, इसका बी पार्ट क्या कहता है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, ये ई घटना दे देंगे, एफ घटना क्या दे देंगे, ज्ञात है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। अब ध्यान से सुनना, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है, मतलब कि पिछले वाले पासे पर 4 से कम आने का मतलब क्या होगा, 3 आना, 2 और 1, ठीक है, लास्ट वाले पासे पर, लास्ट वाले का मतलब देखो लास्ट वाले प्लेस से आपका 3 आया, 3 आएगा तो पहले वाले प्लेस से 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, 2 लास्ट में आना तो 1 से लेकर 6 तक आ सकता है, लास्ट पर 1 आना तो 1 से लेकर 6 तक पहले पासे पर आ सकता है। तो इसके अंदर कितने लोग हो जाएंगे, एफ के अंदर कितने लोग हो जाएंगे 18, 18/36 की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब देखो आगे ये घटना क्या निकालनी है हमें, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना है 8 होना, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना 8 होने का मतलब क्या हुआ कि पहले पर यदि 2 लेते हैं तो इस पर 6 आ जाएगा, यदि किसी बच्चे ने पहले पर 1 लिया होता तो 1,7 होता तभी तो 8 योग होता, तो 7 तो पासे पर आता ही नहीं है, इसलिए ये वाला केस काउंट नहीं करा जाएगा, समझ में आया। 3,5 8 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, फिर 5,3 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, ये तो क्लियर हो गया, सीधी सी बात है। 8 इसके अलावा तो और कोई भी केस नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 इसके अंदर कितने लोग हुए 5 लोग हुए, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इंटरसेक्शन है, देखते हैं 5,3 होगा और 6,2 होगा, देख सकते हो 5,3 यहाँ है और 5,3 कहाँ है, ये देखो इधर 5,3, क्लियर हुआ, समझ में आया। अब 3,5 नहीं 6,2 कितना होगा बेटा 6,2, 6,2 यहाँ है, तो यहीं पर तो 8 योग हो रहा है, यही इसमें क्या हुआ कॉमन, तो कॉमन समझ में आया, कॉमन कैसे दिखाया था, इन दोनों में जो भी कॉमन हो उसे इंटरसेक्शन में लिखते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं 2 लोग हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/36, 2/36 और इसका पीएफ का मान कितना है 18/36, 18/36, 36 से 36 कटेगा कितना बचेगा 2/18, 2/18 का मतलब कि 1/9, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या इसमें दिक्कत थी। अब आगे देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सही से समझेंगे अच्छे से क्या कह रहा है। देखो एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न है, इसका मतलब समझो ट्रू फॉल्स होता है, देखो सत्य असत्य का मतलब क्या हुआ, ट्रू फॉल्स वाले 300 क्वेश्चन है, वो भी कौन से सिंपल वाले, ठीक है, और सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं उसके पास 200 प्रश्न, देखो ये चीज हमने याद लिखा,
सत्य असत्य प्रकार के, उसके बाद आसान प्रश्न है 300, कठिन प्रश्न प्रश्न कितने हैं 200। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे देखते हैं। 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न हैं। कौन से? 500 बहुविकल्पीय मतलब कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले 500 कैसे हैं उसके पास? आसान प्रश्न है। ठीक है, अगला 400 बहुविकल्पीय प्रश्न में कितने हैं? कठिन प्रश्न है। कितने? कठिन है। 400 कैसे हैं बहुविकल्पीय के? इतने कठिन। ये क्लियर हो गया, समझ में आया? अब देखो, अब सवाल तो इतना पहले उन्होंने कहा, उसको हमने इतने में बना लिया। ये क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा गया। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात की। देखो, हमें बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, तो इसको हम ई नाम देंगे। ई नाम समझ में आया, बहुविकल्पीय प्रश्न होना। और आसान प्रश्न की, तो मतलब कि आसान प्रश्न हमको दे रखा है, तो एफ घटना क्या नाम देंगे? एफ घटना क्या होगा कि आसान प्रश्न है वो। क्या ये दोनों बात पहले समझ में आई? ई और एफ कैसे हम नाम देंगे, ध्यान से समझो। उन्होंने ये कहा है एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो आसान प्रश्न वो है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो एफ घटना में नाम आ जाएगा। आसान प्रश्न है और बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इसका मतलब क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं नंबर ऑफ एस कैसे निकालते हैं। जो भी टोटल प्रश्न है, जितने भी कुल प्रश्न है, आसान कठिन, उन सबको जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 1400। तो ये जो हुआ ना, ये टोटल हो गए प्रश्न। कितने हो गए? कुल प्रश्न इतने हैं। अब देखो बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें कितने हैं, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, देखो बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं, देखो काउंट करो। 500 और 400 कितने हो गए? 9। क्लियर हुआ। अब एक आसान प्रश्न होना, आसान प्रश्न कितने हैं? ये है आसान प्रश्न और ये है आसान प्रश्न। कितने आसान है? 300 और 500। 300 और 500 कितने हो गए? 800। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 800 बटे 1400। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखते हैं इंटरसेक्शन के अंदर क्या आएगा। जो बहुविकल्पीय भी हो और आसान भी हो, बहुविकल्पीय भी हो और आसान भी हो। कितने हैं बहुविकल्पीय और ये कितने हैं? 500। कितने हैं? इसके अंदर कितना आ जाएगा? 500। ऐसे भी समझ सकते हो। इसमें ई और एफ में कॉमन क्या है? देखो, देख सकते हो 500 तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये 500 इधर भी है और 500 इधर भी है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 500 बटे 1400। क्लियर हो गया। हमें निकालना है क्या? ई अपॉन एफ निकालना है। तो इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ हो जाएगा। ये देखो, उसको थोड़ा सा देख लो, 500 बटे 1400 लिखा है और 800 बटे 1400 लिखा है। इससे से काट दिया तो कितना बचा? 500 बटे 800, तो 5 बटे 8। इसका क्या हो गया? क्लियर, समझ में आया? ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिए और खुद कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ हमारा कि 3 का पहाड़ा, 3 आए या 6 आए, तो पासे को पुनः फेंकते हैं। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट होती है तो सिक्के को उछालते हैं। तो घटना, अब देखो घटनाएं दे रखी है। न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया दिया गया है। देखो ये घटना पहली है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की सैप्रतन तैयार करेंगे। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इसको ई नाम देंगे। सिक्के पर पट प्रकट होना, तो ये ई नाम दे देंगे हम, सिक्के पर पट प्रकट होना। इतना क्लियर हुआ। एफ नाम किसको देंगे हम? एफ नाम किसको देंगे? न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। पहले इसका सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं। देखो, सबसे पहले हमने एक पासा फेंका, ये हम पहले करवा चुके हैं। एक पासा फेंका तो क्या क्या हो सकता है? एक आ सकता है, ठीक है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, क्या आ सकता है? अब यदि 3 आए और 6 आए, तो हम फिर पासे को फेंकेंगे। फिर पासे को फेंकेंगे तो इस पे 6 केस बनेंगे, 1 2 3 4 5, और इससे भी कितने बनेंगे? 6। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। इस पर भी 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। और अन्य संख्या प्रकट हो, तो 3 का गुणज हो तो पासे को पुनः फेंकते हैं। यदि कोई अन्य संख्या प्रकट हो, अन्य संख्या का मतलब क्या हो? 1 आ जाए तो एच और टी आ सकता है। तो हम एक सिक्का फेंक रहे हैं, तो सिक्के का मतलब क्या होगा? हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। यहाँ पर भी हेड आ सकता है या फिर कितना आ सकता है? टेल। यहाँ पर भी हेड आ सकता है या फिर कितना आ सकता है? टेल। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस को देखो, जब 3 आया तो 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। देखो 3 के बाद हमने 1 से लेकर 6 तक हम लिख दिया। 6 आया तो 1 से लेकर 6 तक लिख दिया। जब 1 आया तो एच आ सकता है, टी आ सकता है। 2 आया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 4 आया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। 5 लिखा तो हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। तो इसके अंदर कितने लोग हुए? 20 लोग हुए। कितने लोग हुए? 20 लोग हुए। क्लियर हुआ इतना? अब पहली ई घटना तो मानना सीख लिया था। अब देखो सिक्के पर पट प्रकट होना, मतलब सिक्के पर टैल आना। अब टैल देखो कहाँ का आया, देखो टैल देखो, इसको इससे कर देते,
टैल देखो कहाँ आया, देखो टैल यहाँ आया, ठीक है, टैल यहाँ पर आया और टैल यहाँ पर आया और टैल यहाँ पर आया। देख सकते हो टैल वाले लिख दिया हमने, क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे में क्या लिखा है उन्होंने, न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट होना। देखो पासे पर न्यूनतम एक 3 प्रकट होना, या तो 3 प्रकट हो, या फिर एक बार 3 प्रकट हो, या फिर 2 बार 3 प्रकट हो। कितनी बार हो, 2 बार 3 प्रकट हो, 2 बार 3 प्रकट हो, या तो एक बार हो, या तो कितनी बार हो, 2 बार 3 प्रकट हो। एक बार 3 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो पहले पर एक बार आ रहा है, दूसरे पर एक बार आ रहा है, इस पर एक बार आ रहा है, इस पर एक बार आ रहा है, इस पर एक बार आ रहा है, और देखो 3 किस पर आ रहा है, इस पर भी एक बार आ रहा है। देखो ये हमने जो डैश करे समझ में आए, और इस पर 2 बार 3 आ रहे हैं, इसको भी काउंट किया जाएगा, 2 बार भी 3 लिए जाएंगे। न्यूनतम का मतलब समझ में आ गया, तो 3 से लेके हमने ये पूरा लिख दिया, समझ में आया, ठीक है। इसके अंदर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, 7/20 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, कोई चीज कॉमन। तो इसके अंदर अब लोग कितने हुए, 0 हुए, प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हुई, 0/20 0। तो इंटरसेक्शन का भी मान 0 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 0। क्लियर हुआ, प्रोबेबिलिटी मतलब इंटरसेक्शन की 0 है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, ई अपॉन एफ का भी मान क्या होगा, 0। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 6th वाला। तो 6th वाला क्वेश्चन देखिए, 6th है, इसके बाद भी है कोई? नहीं, ये 5th क्वेश्चन हो रहा है क्या, इससे पहले कौन सा आया था, अच्छा 4th था, अब ये 5th। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और इसको अच्छे अच्छे कर नहीं पाते हैं, काफी इसमें कंफ्यूजन है। पहले इसको समझते हैं क्या सवाल है, ठीक है। पहले तो इसका सैंपल स्पेस बनाना सीखते हैं, ध्यान से सुनना। एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं, ठीक है, ये सिक्का है, ये सिक्के को हम उछाल रहे हैं। तो यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछालते हैं। यदि क्या हो, चित्त प्रकट हो, क्या बेटा, चित्त का मतलब होता है हेड प्रकट हो। यदि हेड आए तो हम सिक्के को फिर फेंकते हैं, सिक्के को फिर फेंकेंगे तो हेड और टेल आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तो सिक्के को पुनः उछालते हैं, परंतु सिक्के पर यदि पट प्रकट होता है, पट मतलब कि टेल प्रकट होता है, क्या प्रकट होता है, टेल प्रकट होता है, तो एक पासे को फेंकते हैं। तो पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएंगे नंबर, ठीक है। तो यदि घटना कम से कम, चलो घटना स्टार्ट होगी, पहले इतने को बनाते हैं। पहले सैंपल स्पेस कितना होगा, एच कोमा एच होगा, पहले एच कोमा एच लिख लिया, फिर एच कोमा टी होगा, एच कोमा टी लिख लिया, फिर टी कोमा 1 होगा, टी कोमा 1 लिख लिया, टी कोमा 2 होगा, टी कोमा 2, फिर टी कोमा 3, ऐसे ही टी कोमा 6 तक लिख लिया। सैंपल स्पेस में कितने लोग हुए, 8 लोग हुए, ठीक है। अब लेकिन एक बात यहाँ पर यही बात है, इनकी प्रोबेबिलिटी सबकी सेम नहीं होगी। देखो एक सिक्के को उछाल दे तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है हेड आने और टेल आने की। हेड आ गया है तब भी सिक्के को आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, लेकिन अब एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6, क्योंकि एक बार आएगा 1/6। दो आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 बटे मतलब 1/6। 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/6। तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इनकी प्रायिकता पहले हम निकालना सिखाते हैं तुम लोग को, कि एच कोमा एच मतलब कि इसकी प्रायिकता अलग होगी, इन दोनों की, इन दोनों की प्रायिकताएं अलग होंगी, और यहां से लेके इनकी प्रायिकताएं अलग होंगी। तो एच कोमा एच की प्रायिकता निकालने का तरीका सिखाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच कोमा एच, इसका यूज होगा, ये चीज समझो ध्यान से। अब देखो पहली बार 1/2 हुई प्रोबेबिलिटी हेड आने की, फिर दूसरी बार भी कितनी हुई, 1/2, इन्हीं का गुणा कर दिया, 1/2 गुणा 1/2 कितना हुआ, 1/, क्या ये समझ में आया आपको, ठीक है। इधर टी, टी कोमा 1, टी कोमा 1 मतलब टी और 1, और टी कोमा 2, टी कोमा 3, टी कोमा 4, टी कोमा 5, टी कोमा 6, इन सभी की प्रोबेबिलिटी, इन जो पीछे वाले जो 6 हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तुम्हें पता है इधर की 1/2 है और आगे की 1/6 है, तो 1/2 गुणा 1/6 कितने में हो गए, 1/12। समझ में आया। आगे की प्रोबेबिलिटी का मान कितना है, 1/4 है, आगे इसकी प्रोबेबिलिटी का मान कितना है, 1/12। समझ में आया आपको अच्छे से। अब देखते हैं ई घटना क्या दे रखी है। ई घटना को पहले समझते हैं, पहले सवाल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कितना क्लियर हो चुका है, प्रोबेबिलिटी। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होने दिया गया है, यदि ये दे रखी है घटना ये वाली, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एफ। तो एफ नाम क्या दिया, कम से कम एक पट प्रकट होना, एक क्लियर हो गया, कम से कम एक पट प्रकट होना, एक क्लियर हो गया। अच्छा पहले इसका मतलब भी समझ लेते हैं। कम से कम एक पट प्रकट होने का मतलब क्या हुआ, एक बार टी आए या फिर 2 बार टी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार टी कितनी बार आए हैं, देखो एक बार टी देखो यहां से लेके यहां तक आए हैं 7 बार, तो एक बार टी वाली हमने यहाँ पर लिख दी है। कितने लोग हैं, 7 हैं, नंबर ऑफ एफ कितने हो गए, 7। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमने इसको आगे नहीं करवाया, ठीक है, इसीलिए इसको आगे नहीं करा। अब ई की प्रायिकता निकालना है, देखो अब ई क्या पूछा है, देखो
तो घटना क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रायिकता निकालनी है तो इसको ई नाम देंगे। ई नाम क्या देंगे, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तो क्या लिख दिया हमने, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना। और 4 से बड़ी संख्या कहाँ पासे पर प्रकट हुई है, देखो 5 t,5 और t,6 और तो कहीं प्रकट नहीं हुआ, तो t,5 t,6। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 2। क्लियर हो गया समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तो क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, देखो इंटरसेक्शन के अंदर t,5 भी आएगा, t,6 भी आएगा। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया ई अपॉन एफ। ये हमने ऊपर ई को इसी प्रकार लिखा था जो ई ऊपर है, ठीक है। ई अपॉन एफ निकालना है, इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ होता है। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, ई इंटरसेक्शन एफ। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस वाले पहले वाले एलिमेंट की, इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ t,5 पे प्लस लगाएंगे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ t,6 ये क्लियर हुआ। अब टीएफ की प्रोबेबिलिटी किसकी, जो ये एफ के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्रायिकता अलग अलग प्लस करके लिखी जाएगी। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट बस यही है। समझ में आया, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था इसी कारण, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी क्लास 11th का यूज हो रहा है इसके अंदर। प्रोबेबिलिटी प्लस करके लिखी जाती है जब भी ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी सबकी होती है, जिसकी प्रायिकताएं अलग अलग होती है। तो इन सभी के एलिमेंट की प्रायिकता लिखी और उनको प्लस करके लिख दिया। अब इन सबकी प्रायिकता हम निकाल चुके हैं। t,5 की प्रायिकता देख सकते हो इधर, इसकी देखो बेटा इतने की, लास्ट वाले 6 एलिमेंट की प्रायिकता 1/12 है और पहले वाले दोनों की प्रायिकता 1/4 है, जो कि हमने यहाँ पर आपको समझाया था। क्लियर हो गया। अब कलर चेंज करके आपको बता देते हैं। पहले वाले की 1/12, अगले की 1/12, इसकी कितनी थी 1/4 और बाकी इन 6 की कितनी थी 1/12, 1/12 और 1/12, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ऊपर सेम है तो 2/12 कर दिया, नीचे एलसीएम 12 लिया, इधर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हमने 1 और 1 को ऐड कर दिया 6 कर दिया, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन। 12 से 12 कटा, 2/6 और 3 9। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है अच्छे से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, एक न्याय पासे को उछाला गया है। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप खुद कर सकते हो बिना मदद के, आप खुद करिए पहले इस क्वेश्चन को। घटनाओं ई एफ और जी आपके लिए आपको दे रखे हैं, निम्नलिखित की वैल्यू निकालनी है। पी ई अपॉन एफ निकालना है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, पी ई अपॉन एफ निकालना है, एक एक करके सब समझ, ठीक है। इसमें लास्ट ही वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लास्ट वाला निकालना। ई अपॉन एफ का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन अपॉन पी एफ होता है, इंटरसेक्शन निकालना आता है। ये ई और एफ में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, इसके अंदर कितने लोग हैं, एक, और कुल कितने हैं, देखो बेटा हमने पासे को फेंका तो पासे मतलब सैंपल स्पेस में कितने लोग होते हैं 6, तो 1/6 हो गई इसकी प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ की। समझ में आ रहा है, देखो 1/6। पीएफ में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2/6, 6 से 6 कट ही जाएगा, कितना आएगा 1/2। क्लियर हुआ। एफ अपॉन ई का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन अपॉन में पीई। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग हैं, 1/6। पीई के अंदर कितने लोग हैं, ई के अंदर कितने लोग हैं हमारे पास 3 लोग हैं, तो 3/6, यहाँ पर 3 लिखा है, लिखा है 3, 3/6, तो 6 से 6 घटा तो कितना बचा 1/3। समझ में आ रहा है ये अच्छे से क्या कर रही है, आप खुद भी कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। अब ई इंटरसेक्शन जी निकाल लिया, क्योंकि हमें पी ई अपॉन जी पूछा है। क्या पूछा है, ई अपॉन जी, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी होगा, तो ई इंटरसेक्शन जी निकालना पड़ेगा। अब देखो ई और जी में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, 3 है और 5 है, देखो 3,5 इंटरसेक्शन में लोग कितने हुए इसके अंदर 2, तो 2/6 हो जाएगी इसकी प्रायिकता इंटरसेक्शन की, और इसकी कितनी हो जाएगी, जी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 लोग हैं तो 4/6। ये समझ में आ रहा है, इसके अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं तो 4/6, 6 से 6 घटा 2/4, 2/4 का मतलब कितना हुआ 1/2। क्लियर हुआ। अब पी जी अपॉन ई निकालना है, क्या निकालना है, जी अपॉन ई। जी अपॉन ई का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन अपॉन पीई। इंटरसेक्शन के अंदर कितने लोग थे 2/6, पी का मान कितना होगा, पी के अंदर कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो 3/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। 6 से 6 कट गया 2/3। देखो बटे में 6 इसलिए आ रहा है कि एनएस मतलब ये हम लगा रहे हैं एन ई अपॉन में एनएस, इस तरीके से। यदि ई के अंदर कितने लोग हैं 3, तो 3 बटे कुल कितने हैं 6, इस तरीके से बटे में 6 आ रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से, ये इस चीज को अरेंज कर देते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं। अब ये पूछा गया आपको ये ई यूनियन एफ अपॉन में जी, इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या देखो बेटा, ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, तो क्या होगा हमारा, तो इसमें क्या होगा ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, देखो ये लिखा और नीचे वाले के साथ क्या हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। तो पहले हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, इसके अंदर कितने लोग हैं, तो पहले ई यूनियन एफ निकालो,
पहले हम लोगों ने निकाला ई यूनियन एफ। अब यूनियन एफ कैसे निकलता है, इसका और इसका यूनियन का मतलब क्या होता है कि सभी एलिमेंट लिखे जाते हैं, कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते। 1 3 5 है तो 1 3 5 तो लिखा जाएगा और साथ में 2 3 को भी लिखना है, तो 2 भी लिख दिया, 3 तो पहले से लिखा हुआ है। या फिर ऐसे समझ लो कि जो कॉमन एलिमेंट है इसके अंदर कौन है, 3, 3 है कॉमन एलिमेंट, इसको 1 बार लिखो, इसको कितनी बार लिखो, 1 बार लिखो, और बाकी सबको लिख दो 1 2 5, 1 2 5 ही तो बचे, तो इनको लिख दिया, ठीक है। अब ई यूनियन एफ का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, जी के साथ। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, 2 3 4 5, इसमें कितने, 1 2 3 4, तो क्या कॉमन है इसके अंदर, 2 3 4 कॉमन। समझ में आया क्या कॉमन है, 2 3 5 कॉमन, 2 3 5 देखो दिखाई दे रहा है ना, 2 3 5, ये तो इसमें कॉमन है, 2 3 5, ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके अंदर लोग कितने आए, 3, इसके अंदर कितने लोग हुए, 3 लोग हुए, ठीक है। तो 3/6 होगा इसका आंसर। और पीजी का मतलब कितना होगा, जी के अंदर कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो 4/6, तो कितना हो गया, 6 से 6 कट गया, 3/4, ये इसका क्या हो गया। अब ये वाला समझना ध्यान से, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में जी का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ इंटरसेक्शन होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, इंटरसेक्शन में कितने लोग हुए, 3 लोग हुए, तो पहले निकाला था। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, जी के साथ, मतलब कि ई इंटरसेक्शन एफ और जी का मान निकालना है। तो इसके अंदर कितने लोग कॉमन है, बस एक, 3 ही तो कॉमन है, तो 3 इसके अंदर क्या हो गया कॉमन। कितने लोग हैं इसके अंदर, 1 लोग हैं, तो 1/6 इसका आंसर होगा, और 4/6 किसका होगा, जी का, तो 6 से 6 कट गया, तो आंसर कितना आया, 1/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना था। बस आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और बाकी का आपका 13.2 का लेक्चर जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।